जोरान अज़रियल को घूर रहा था, जिसने उसकी ओर देखा। ऐसा लग रहा था जैसे अनंत काल बीत गया हो, हर पल सन्नाटा गहराता जा रहा था। अज़रियल अपनी धड़कनें सुन सकता था, जो उसकी छाती में धड़क रही थीं, इतनी तेज कि उसे लगा कि शायद जोरान भी उन्हें सुन रहा होगा। संभवतः उसने ऐसा किया होगा। अंततः जोरान ने एक थका हुआ आह भरा और अपने सामने विशाल द्वार की ओर मुड़ गया। तुम मरे हुओं में से वापस आए, हमारे बनाए भविष्य को तहस नहस कर दिया और कामयाब हो गए। तुम्हें हीरो बनने की भी परवाह नहीं। तुम बस जिंदा रहना चाहते हो, अंत देखना चाहते हो। फिर भी तुम हमारे खिलाफ जाकर ऐसा कर रहे हो बिना किसी योजना के। तुमने ये सुनिश्चित कर दिया है कि किसी और के पास भी कोई योजना ना हो। मुझे हैरानी है, भविष्य की उस किताब में आपने कितना कुछ पढ़ा है। अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप इतनी हिम्मत से काम ले सकें, तो ये हम हेप्टाक से कहीं ज़्यादा दूर होगी। अज़रियल ने निगल लिया, उसका गला दर्द से सूख गया था। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं निकला। वह जोरान को अस्पष्ट भाव से देखता रहा। क्या तुम्हें एहसास है कि तुम कितने परेशान करने वाले हो? जोरान ने धीमी और खतरनाक आवाज़ में कहा। मुझे पूरी कोशिश करनी पड़ रही है कि मैं तुम्हें दो टुकड़ों में न तोड़ दूं, ठीक वैसे ही जैसे मैंने शून्य कमांडर दांते के साथ किया था। ये वाकई कमाल की बात है, कैसे एक मामूली बच्चा हमें मात दे गया, वो भी बिना किसी ताकत के। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने यह नहीं देखा कि तुम मुझसे और भी बहुत कुछ छिपा रहे हो, तो तुम मुझे बेवकूफ़ समझ रहे होगे। अज़रियल के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। जैसा कि आपने कहा, हम सब यहाँ झूठे हैं। जोरान का स्वर गहरा होने से पहले हवा में एक विराम छा गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ सुन लिया है। मैं आप जैसे नीच व्यक्ति से और कुछ नहीं जानना चाहता। अलविदा, राजकुमार अज़रियल। गर्व करो, आपने पिछले दशक में किसी भी व्यक्ति की तुलना में हमें अधिक नुकसान पहुंचाया है। जोरान खड़ा हो गया और अज़रियल का खून ठंडा पड़ गया। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसके चारों ओर भय का माहौल छा गया। वह न मुड़ा, न हिला, कोई मतलब ही नहीं था। जोरान कोई साधारण संत नहीं था। वह एक प्रेषित था, एक हेप्टाक, इतना शक्तिशाली कि ग्रैंड मास्टर्स भी खुद पर सवाल उठा सकें। अब अज़रियल कुछ नहीं कर सकता था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। मैंने जितना हो सका उतना प्रयास किया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। अब बस इंतज़ार करना बाकी था। लियो उसके पास खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। आपने जो किया है उसके प्रति सम्मान प्रकट करते हुए, आपकी कमजोरी के बावजूद, मैं आपको पीड़ारहित मृत्यु प्रदान करूंगा, राजकुमार। जोरान की ठंडी आवाज़ अज़रियल के कानों में गूंजी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने दांत पीस लिए। और तब, अरे, क्या मैं यहाँ किसी अंतरंग बात में दखल दे रही हूँ? क्या मुझे तुम दोनों को कुछ क्वालिटी टाइम के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए? गुफा में एक नई आवाज़ गूंजी, हल्की और उपहासपूर्ण। जोरान ठिठक गया। अज़रियल ने सांस छोड़ी, उसका शरीर राहत से लगभग गिर पड़ा। पसीने से लथपथ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। खत्म हो गया। अपने आप को जमीन से ऊपर धकेलते हुए अज़रियल और जोरान दोनों प्रवेश द्वार की ओर मुड़े। पब फ्यूचर एड्स, जोरान ने गुर्राते हुए कहा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। संत सोलोमन, विदूषक, संत बनने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति। सोलोमन की लाल आंखें चमक उठीं और उसकी विकृत मुस्कान चौड़ी हो गई। एक हाथ में वह एक कमजोर शरीर को घसीट रहा था, कवच पहने, सफ़ेद शूरवीर जैसा। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। द गार्जियन। सुलेमान उसके शरीर को पकड़े हुए था। जोरान को नज़रअंदाज करते हुए सोलोमन की नज़र अज़रियल पर चली गई। तुमने बहुत देर कर दी, तो मैंने सोचा कि इस छोटे से बच्चे को 20वीं मंजिल पर घुमाने ले चलता हूँ। यकीन मानो, अभी वहाँ कोई नहीं रहना चाहता। पूरा तहखाना अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन मजबूत होने के लिए यह बिल्कुल सही है। जब हम ये गंदगी साफ कर देंगे, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? जब सोलोमन ने गार्जियन के शरीर को खिलौने की तरह घुमाया तो अज़रियल की पलकें झपक गईं। वह मन ही मन कोसने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं लगभग मर ही गया था क्योंकि वह ऊब गया था। उसकी थकावट के नीचे निराशा उबल रही थी। योजना सरल थी, सोलोमन को प्रशिक्षक बेंसन की हार के बाद छिपकर प्रतीक्षा करनी थी। लेकिन निस्संदेह सोलोमन अपनी मूल बात से हट गया था। अज़रियल ने कभी भी उस पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया था, यही कारण है कि उसने बैकअप व्यवस्था बना रखी थी। फिर भी इससे वह नाराज हो गया। सोलोमन की नज़र टूटे हुए पुल पर गई, फिर वापस अज़रियल के घायल शरीर पर गई और उसने उसका गायब हाथ देखा। खैर, तुमने इसे अपने आप संभाल लिया, जैसी कि मेरे भावी साथी से उम्मीद थी। अकादमी वॉल्ट से मैना बम चुराना और उसे यहाँ रखना शानदार कदम। अंत भला तो सब भला है ना? आह भरते हुए सोलोमन टूटे हुए पुल के किनारे पर पहुंचा और गार्डियन की ओर देखते ही उसकी मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। तुम एक अच्छे यात्रा साथी थे।
तुम कुछ नहीं बोले, लेकिन तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कह गईं। माफ करना, मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका सका। ऐसा कहकर सोलोमन ने गार्जियन के शरीर को नीचे शून्य में फेंक दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जमीन हिल गई। अज़रियल एक घुटने पर गिर पड़ा, वह स्वयं को स्थिर नहीं कर सका। खंडहरों में एक धड़कन दौड़ गई, पुल के रूनों से नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। अज़रियल ने ठीक समय पर मुड़कर देखा कि विशाल द्वार चमक रहा था, फिर वह धीरे धीरे खुलने लगा। खैर, यह मामला सुलझ गया, सोलोमन ने संतुष्ट होकर कहा। यह अगले 24 घंटों तक खुला रहना चाहिए, कम या ज्यादा। यार, किसने सोचा था कि यहाँ एक छिपी हुई बॉस लड़ाई होगी। महाकाव्य है ना। दुर्भाग्य से कालकोठरी एक गड़बड़ है। मैं और अधिक खोज करूंगा, लेकिन मैं भी इन दिनों सतर्क हूं। अपनी बातें समाप्त करने के बाद सोलोमन जोरान की ओर मुड़ा और उनकी आंखें एक दूसरे से मिल गईं। तो तुम 7 हेप्टाक्स में से एक हो। जोरान, क्या तुम थे? कहना पड़ेगा, मुझे उम्मीद थी कि तुम डरावने दिखोगे, लेकिन नहीं, बस एक और खूबसूरत चेहरा। जो सच कहूं तो कोई खास बात नहीं है, सभी संत अच्छे दिखते हैं। सोलोमन ने जोरान की ओर उंगली उठाते हुए मुस्कुराया। तो दूसरे शब्दों में, आप सीधे साधे हैं। जोरान के माथे की नसें उभर आईं। वह सोलोमन को चीरने से खुद को रोक रहा था। अज़रियल उसे दोष नहीं दे सकता था। अपने अराजक स्वभाव के बावजूद सुलेमान खतरनाक था, शायद किसी भी दूसरे संत से ज्यादा खतरनाक। और अगर जोरान ने किताब का वह हिस्सा पढ़ा होता जो उसे भविष्य के बारे में बताता है, तो उसे पता होता कि सुलेमान को कम नहीं आंकना चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या जोकर सकस का पालतू बन गया है? जोरान ने तिरस्कार भरी आवाज में पूछा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सभी लोगों में से क्रिम्सन कबीले के लिए काम करेंगे। अज़रियल चुप रहा, जबकि सोलोमन भ्रम में अपना सिर झुकाए पलकें झपका रहा था। मैं क्रिम्सन कबीले के लिए काम करूं? नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है। मैं अचार खाना पसंद करूंगा। सुलेमान ने हाथ हिलाकर उपेक्षा व्यक्त की। मैं किसी के लिए काम नहीं करता। मैंने उस बेहद खूबसूरत राजकुमार के साथ एक सौदा किया है और हम साथ मिलकर काम करते हैं। साझेदार, किसी कबीले या ऐसी किसी भी बकवास के प्रति कोई निष्ठा नहीं। इससे पहले कि जोरान जवाब दे पाता, उसकी नज़र ऊपर की ओर उठ गई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। अज़रियल का दिल तेजी से धड़क रहा था, मानो उसकी छाती पर कोई ब्लेड दबा दिया गया हो। सोलोमन भी जोरान की प्रतिक्रिया से हैरान था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक ही मंजिल पर 4 प्रेरित। यह अस्वाभाविक है। इससे पहले कि कोई समस्या खड़ी हो जाए, मुझे ये काम पूरा कर लेना चाहिए। सुलेमान ने जोरान को अविश्वास भरी नज़र से देखा। मैंने सुना है कि तुम एक अजीब कट्टरपंथी हो जिसने सत्ता के लिए अपनी मानवता त्याग दी, लेकिन तुम सचमुच पागल हो, है ना? क्या सभी हेप्टाक तुम्हारी उस किताब में लिखी पागल बातों का पालन करते हैं? जोरान चुप रहा और उसके हाव भाव समझ से परे थे। सोलोमन ने आह भरी। खैर, कोई बात नहीं। मुझे जो चाहिए था वो मैंने सीख लिया है। ऐसा नहीं है कि मुझे परवाह है, लेकिन बेतहाशा मुस्कुराते हुए सोलोमन की आवाज़ में उपहास झलक रहा था। एक 16 साल के लड़के से हार जाना कैसा लगता है? अज़रियल ने तुम्हारी कीमती योजनाएं बर्बाद कर दी, तुम्हें एक जाल में फंसा दिया और अब तुम मेरे साथ एक गुफा में फंस गए हो। कोई रास्ता नहीं। क्या तुम्हें बिल्कुल बेकार नहीं लग रहा? जोरान की आंखें लाल हो गईं और वह सोलोमन को हत्या के इरादे से घूरने लगा। अज़रियल ने अपना जबड़ा कस लिया। मुझे यहाँ से निकलना होगा। इन दोनों की एक भी गलत चाल और वह धूल में मिल जाएगा। वह लंगड़ाते हुए प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा, उसके कदमों की आवाज़ अब शांत गुफा में गूंज रही थी। जोरान के पास से गुजरते हुए अज़रियल ने उसकी तरफ नहीं देखा और न ही जोरान ने उसकी तरफ देखा। जैसे ही अज़रियल सोलोमन के पास पहुंचा, संत ने उसे एक मुस्कान दी। तुमने अच्छा किया, जाओ थोड़ा आराम करो। हाँ, मैं सोलोमन के पास से गुजरते समय अज़रियल ने एक तनावपूर्ण मुस्कान पेश की, लेकिन इससे पहले कि वह अंधेरे मार्ग पर पहुंचता, जोरान की ठंडी आवाज़ उसके पीछे गूंज उठी। तुम मृत्यु के दूत हो, मृत्यु के पुत्र। मृत्यु के देवता को कभी किसी का पक्ष नहीं चुनना चाहिए था, फिर भी उसने चुना। उसने नियम तोड़े। याद रखना, राजकुमार अज़रियल क्रिम्सन मृत्यु के पुत्र को कभी कोई अच्छी नज़र से नहीं देखेगा। तुम खुद को धोखा दोगे, एक ऐसी जगह की तलाश में जहां तुम सोचते हो कि तुम हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम कभी नहीं हो पाओगे। आप अंत की तलाश करते हैं, लेकिन आप कभी उस तक नहीं पहुंचेंगे। अज़रियल रुक गया, जोरान की बातें सुनने लगा, लेकिन पीछे मुड़ा नहीं। अंततः उसने आह भरी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम्हें कैसे पता? मैंने भविष्य नष्ट कर दिया। अब कुछ भी लिखा नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह।
अज़रियल ने न तो जवाब का इंतज़ार किया और न ही उसे कोई जवाब मिला। उसके पीछे एकमात्र ध्वनि सोलोमन की पागल हंसी थी, जो गुफा में गूंज रही थी। वह ऊर्जावान लग रहा था, लगभग एड्रेनालाइन के नशे में, अराजकता शुरू होने के लिए उत्सुक। बिना पीछे देखे अज़रियल अंधेरे में चला गया। उसका शरीर दर्द कर रहा था, हर लंगड़ाहट पिछले लंगड़े से ज्यादा भारी लग रही थी। लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। जैसे ही वह गुफा से दूर चला गया, लियो की आवाज़ खामोशी को चीरती हुई आई। हमें रुकना चाहिए था, कम से कम शुरुआत के लिए तो। मेरा मतलब है, भला कौन बर्बादी के महान बेटे और जोकर के बीच की लड़ाई को देखना छोड़ेगा? सच में, क्या तुम पागल हो गए हो? चुप रहो, अज़रियल ने कठोर स्वर में कहा। मुझे उन्हें लड़ते देखने के लिए रीडो का इस्तेमाल करना पड़ता। हम दोनों में से कोई भी वैसे भी साथ नहीं दे सकता था। लियो की शिकायतें बेबुनियाद नहीं थीं। ज़ोरान और सोलोमन दोनों ही किंवदंतियां थे, यहाँ तक कि संतों के बीच भी। और यही वजह थी कि वहाँ रुकना बहुत खतरनाक था। दो पागल, दोनों एक दूसरे को मारने पर तुले हुए। वह एक ऐसे युद्ध को देखने के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालेगा जिसे वह समझ भी नहीं सकता? लेकिन एक बात के प्रति वह आश्वस्त था, अभी वह सुरक्षित है। गुफा की आवाज़ें उसके पीछे बहुत पहले ही गायब हो चुकी थीं, यहाँ तक कि कंपन का भी कोई संकेत नहीं था। उस भयानक सन्नाटे को कोई भी चीज़ भंग नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह अंधेरा रास्ता एक अलग ही दुनिया हो, जो दूसरी तरफ की सुनसान सुरंग और गुफा से बिल्कुल अलग हो। ये भ्रमित करने वाला था। फिर भी किसी तरह ये सुरंग नष्ट नहीं होगी। ये बस नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ नष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं था। कोई कुछ भी नष्ट कैसे नहीं कर सकता? लियो की आवाज़ ने फिर से उसके विचारों को तोड़ दिया, हालांकि अब यह एक शांत, लगभग उपहासपूर्ण स्वर था। तो तुम अंत देखना चाहते हो, है ना? बात तो सही है। तुम कभी पढ़ना पूरा नहीं कर पाए, और तुम एक बेवकूफ़ हो जिसे अनजान चीज़ों की खोज करना पसंद है ना? फिर भी सोचो तो, हर हेप्टाक के पास एक किताब होती है जिसमें भविष्य का एक अंश लिखा होता है। उस बेवकूफ़ को लगता था कि वो सब कुछ जानता है, लेकिन सच कहूं तो वो आंख मूंद कर सब कुछ मान रहा था। उसे पता ही नहीं था कि वो असल में क्या कर रहा है। लियो के शब्दों पर अज़रियल के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। जैसा कि आपने कहा, उसके पास जो किताब है उसमें भविष्य के केवल अंश ही दिखाए गए हैं। लेकिन उसे पूरी कहानी नहीं पता, सिर्फ वही जो उसे बताया गया है और जो दूसरे हेप्टाक्स ने साझा किया है। अंत में, मेरे आने से पहले सिर्फ सुप्रीम आर्कन ही अंतिम परिणाम जानता था। और फिर भी ये लोग उस पर सवाल नहीं उठाते। वे उस पर पूरा भरोसा करते हैं, बिना किसी हिचकिचाहट के उसका अनुसरण करते हैं। यदि वह कहते हैं कि काला सफ़ेद है, तो उनके लिए काला जीवन भर सफ़ेद ही रहेगा। रोते हुए कोहरे ने एक विक्षिप्त हंसी निकाली। सचमुच पागल, हमारे जैसा नहीं। हम ही यहाँ समझदार हैं। अज़रियल की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब वह अंधेरे में आगे बढ़ गया। वास्तव में हम हैं। आखिर क्या हुआ? जैस्मीन खड़ी हो गई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पिछले कुछ मिनट एक क्षणभंगुर सपने की तरह फिसल गए हों। नोल ने भी ऐसा ही किया। वह भ्रम में अपने चारों ओर पलकें झपका रहा था। एक क्षण के लिए उन पर एक असहनीय दबाव छा गया, जिसने दोनों को नीचे खींच लिया। तभी हवा का एक बड़ा झोंका आया, जो मिसाइल की तरह हवा को चीरता हुआ गुजरा। और तब ये रुक गया। उद्धरण चिन्ह ... हो, जैस्मिन ने आश्चर्य से कहा। उसका भ्रम और गहरा हो गया जब उसने मुड़कर देखा कि बॉस का गेट खुला है। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह भाग गई। नोल उसके पीछे से चिल्ला रहा था कि रुको, लेकिन उसने नहीं सुना। वह जितनी तेजी से भाग सकती थी, भागी, और एक ऐसे कमरे में पहुंची जो पूरी तरह से खाली था। सिंहासन हमेशा की तरह वहां था, लेकिन कोई बॉस नहीं था। डार्क किंग चला गया, एक बार फिर पराजित हो गया, फिर भी संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हें इस तरह भागना नहीं चाहिए, दूसरा समूह किसी भी क्षण आ जाएगा। नोल की आवाज़ उसके पीछे गूंजी, लेकिन जैस्मिन ने मुड़कर नहीं देखा। बल्कि उसने अपने होंठ भींचे और कमरे में आगे बढ़कर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। उद्धरण ... आखिर किसने यह इतनी आसानी से कर दिया? कोई व्यक्ति बिना किसी सूचना के उसके पास से गुजर गया, कुछ ही क्षणों में डार्क किंग को नीचे गिरा दिया और फिर पलक झपकते ही दूसरी मंजिल पर चला गया। नोल चुपचाप पीछे से देख रहा था, क्योंकि वह विचारों में खोई हुई थी। जैस्मिन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अंततः उसकी ओर मुड़ी। कौन? उसके शब्द अचानक ही रुक गए, जब बॉस के कमरे की ओर आते कदमों की अचानक आहट से उसकी आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। नोल जैस्मीन के करीब गया और उसके पास खड़ा हो गया। दोनों प्रवेश द्वार की ओर देख रहे थे। लगता है वे अंततः यहाँ आ गए हैं।
जैस्मीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जबकि नोल ने शांत मुस्कान बनाए रखी, क्योंकि कैडेटों का समूह बॉस रूम में प्रवेश कर गया। वे घबराए हुए दिख रहे थे। उनमें से कई लोग एक दूसरे से कुछ बुदा रहे थे, सावधानी से आगे बढ़ रहे थे और बेचैनी से खुले बॉस गेट की ओर देख रहे थे। तो वे सभी एक समूह के रूप में भी प्रवेश कर गए। जाहिर था कि वे ऐसा करेंगे, ज़्यादातर तो इतने समझदार होंगे कि समझ सकें कि शून्य काल कोठरी का अकेले सामना नहीं करना चाहिए। और यह उनका पहला मौका था, ऐसे किसी काम के लिए बैकअप होना बेहतर था। पब फ्यूचर एड्स। समूह वहीं रुक गया जब उसने देखा कि जैस्मीन और नोल सिंहासन के सामने मंच के बीच में खड़े हैं। इससे पहले कि कोई भी कैडेट कुछ बोल पाता, दूसरे समूह के 3 प्रशिक्षक वहां आ गए, जिससे वे और भी अधिक चौंक गए। जैस्मीन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। प्रशिक्षक जिम, प्रशिक्षक हंस और प्रशिक्षक क्लैरिस। वह उनके नाम तो जानती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके बारे में अधिक कुछ नहीं जानती थी। प्रशिक्षकों ने भौहें चढ़ाकर जैस्मीन और नोल के सामने रुककर उनके पास पहुंचे। कैडेट जैस्मीन, इसका क्या मतलब है? कैडेटों पर हमला करने वाले शायद ही कोई घुसपैठिया रहा हो। मैं तुम्हें इस कैडेट के साथ बॉस रूम में क्यों देख रहा हूं? प्रशिक्षक हंस ने नाराजगी जताई। उनकी नाराजगी स्पष्ट थी, जबकि अन्य प्रशिक्षकों ने सहमति में सिर हिलाया। जवाब देने के बजाय नोल शांति से मुस्कुराया। दुर्भाग्यवश हमें आपको ये सूचित करने के लिए भेजा गया है कि शून्य काल कोठरी यात्रा रद्द कर दी गई है। ये केवल पहली मंजिल की बात नहीं है, अन्य सभी मंजिलों में मंजिल परिवर्तन हुआ है। यहाँ दायां बायां हो गया है और बायां दायां हो गया है। प्रशिक्षकों ने एक दूसरे को गहरी निगाहों से देखा। आपका नाम क्या है, कैडेट? हंस का स्वर ठंडा था, साफ तौर पर नोल की बातों से नाराज। हालांकि नोल ऐसे मुस्कुराता रहा जैसे कुछ गड़बड़ ही न हो। मेरा नाम नोल है, सिर्फ नोल। हंस ने धीरे से सिर हिलाया। तब ये बहुत उबाऊ हो रहा है। चलो अब शो शुरू करते हैं। हंस अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। नोल ने एक अतिशयोक्तिपूर्ण आह भरकर उसे बीच में ही रोक दिया। उसके चेहरे पर पूरी तरह से ऊब थी। जैस्मीन और अन्य लोग उसे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, क्योंकि हंस का चेहरा क्रोध से लाल हो गया था, लेकिन नोल ने उसे अनदेखा कर दिया और जैस्मीन की ओर मुड़ गया। तुम वहां उस गोरी लड़की को देख रहे हो? नोल ने प्रशिक्षक क्लैरिस की ओर इशारा किया और जैस्मीन ने अभी भी उलझन में सिर हिलाया। वह नियोजेनेसिस के सदस्यों में से एक है, हमारे सामने अन्य 2 के साथ वह ओह और वह। नोल ने नियोजेनेसिस के सदस्यों की ओर सहजता से इशारा करना शुरू कर दिया और जैस्मीन तथा अन्य लोगों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। ओह हाँ, ये उनके असली चेहरे नहीं हैं। मास्टर ने मुझे बताया कि वे किसी से किसी प्रकार का अनोखा कौशल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए जो चेहरे उन्होंने चुराए हैं वे मृतकों के हैं। क्या? जैस्मिन को अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई जब उसने नोल द्वारा इंगित किए गए चेहरों को देखा, लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ समझ पाती, प्रशिक्षक क्लैरिस ने नोल पर हमला कर दिया। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। लगता है ये छोटा कबूतर सब कुछ जानता है। बेहतर होगा कि तुझसे जल्दी छुटकारा पा लिया जाए। उसके हाथ में एक खंजर चमक उठा, जो सीधे नोल पर निशाना साध रहा था। जैस्मीन ने आश्चर्य से आंखें झपकाईं। तो वह झूठ नहीं बोल रहा था। आह भरते हुए वह आगे बढ़ने के लिए तैयार हुई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, क्लैरिस अचानक ठिठक गई। वह नोल से केवल एक हाथ की दूरी पर थी। उसके चेहरे पर, साथ ही बाकी सभी के चेहरों पर भी आश्चर्य साफ दिखाई दे रहा था। अरे! जैस्मिन ने हौंफते हुए क्लैरिस को घूरा, जो अब स्थिर थी। उसके हाथ पैरों में पतले सफ़ेद धागे कसकर लिपटे हुए थे, जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी। यहाँ तक कि उसका मुंह भी ढका हुआ था और उसके मुंह से धीमी आवाज़ें निकल रही थीं। सभी के सिर नोल की ओर मुड़ गए, जो वहां एक बड़ी मुस्कान के साथ खड़ा था। उसकी बाहें फैली हुई थीं, उसकी खून बहती उंगलियों से सफ़ेद धागे बह रहे थे। प्रशिक्षक, आपको हमेशा पहले अपने आसपास की स्थिति की जांच करनी चाहिए। नोल हंसा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जैस्मीन का चेहरा पीला पड़ गया। रुको, नोल, बहुत देर हो चुकी है। अचानक नोल ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और फिर प्रशिक्षक क्लैरिस के हाथ, पैर और सिर धागों से फट गए थे और फर्श पर खून बिखरा हुआ था। बॉस के कमरे में मृत सन्नाटा छा गया। तब कैडेट्स चीखने लगे और डर के मारे उल्टी करने लगे। जैस्मिन ने नोल की ओर मुड़ने से पहले क्लैरिस के अवशेषों को घूरते हुए जम गई। उसके पेट में घृणा भर गई जब वह मुस्कुराया, अपने होंठ चाट रहा था। शो शुरू हो जाए। चमेली के होंठ कांपने लगे। उद्धरण चिन्ह ... यहाँ काम पूरा होने के बाद हमें इस बारे में बात करनी होगी। जैस्मिन के पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा था। उसने अपने होंठ काटे और अपना ध्यान शेष प्रशिक्षकों की ओर मोड़ लिया। मैं हमेशा पागल लोगों से क्यों घिरा रहता हूँ? उसके अंदर एक कड़वी भावना उमड़ पड़ी। तभी उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगीं।
जैस्मीन जब शांतिपूर्वक उनके पास पहुंची तो प्रशिक्षक जिम और प्रशिक्षक हंस के चेहरे पीले पड़ गए। वे धीरे धीरे पीछे हट गए, जबकि अन्य सदस्यों ने कैडेट होने का नाटक करते हुए नोल पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। क्रिम्सन राजकुमारी को हराने के लिए नहीं, निश्चित रूप से उसकी लपटें नहीं, न ही क्रिम्सन प्रिंस के दाहिने हाथ पर विजय पाना, और निश्चित रूप से उसके धागे नहीं। मुझे सचमुच समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं और मरने का इंतजार कर रहे हैं। सेलेस्टिना और वर्जिल ठंडी जमीन पर एक दूसरे के बगल में बैठे थे, दीवार के सहारे टिके हुए थे। उनके ऊपर जलती हुई मशाल टिमटिमा रही थी, जिससे धुंधली परछाइयां पड़ रही थीं। उसके दाहिनी ओर वह अंधेरी सुरंग थी जिसमें जोरान पहले घुसा था। उसके उसमें गायब होने के बाद सेलेस्टिना और वर्जिल दोनों ने उसके पीछे जाने के बजाय वहीं रुकना बेहतर समझा। जो भी वहां से निकलेगा वे उसका इंतजार करेंगे। सेलेस्टिना खाली हाथ जाने वाली नहीं थी। अगर वह आदमी वापस आ गया तो हम अभी आत्महत्या कर लेंगे। सेलेस्टिना ने वर्जिल की बात सुनकर भौहें चढ़ाईं और उसकी ओर मुड़ी। उसने तुम्हें अपना भाई कहा, उसका क्या मतलब था? क्या तुम उसे जानते हो? वर्जिल ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाईं, उसके होंठ कस गए और उसने अपने सिर के पिछले हिस्से को हल्के से दीवार पर पटक दिया। मैं आज से पहले उस आदमी से कभी नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि उसने मुझे अपना छोटा भाई क्यों कहा। वह पागल आदमी है, ऐसा पागल आदमी जिससे तुम्हें हर कीमत पर बचना चाहिए। वह यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहता। सेलेस्टिना को यह अजीब लगा। जब से वह वर्जिल को जानती थी तब से वह इतना सतर्क कभी नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही जोरान ने खेल में प्रवेश किया, वर्जिल भाग जाना चाहता था, फिर भी उसने उसे पीछे नहीं छोड़ा। वह वहीं रुका रहा। वह भागना चाहता है, लेकिन कुछ उसे यहाँ भी रोके हुए है। सेलेस्टिना मुस्कुराए। तुम्हें इस तरह देखकर अजीब लग रहा है। तुम चाहो तो जा सकते हो कैडेट वर्जिल, लेकिन मैं तब तक यहीं रहूंगा जब तक मैं देख न लूं कि उस अंधेरे से कौन बाहर आता है। वर्जिल का चेहरा खट्टा हो गया, मानो उसने कोई गंदी चीज चबा ली हो। आखिरकार उसने एक लंबी आह भरी। मैं तुम्हें यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कौन आ रहा है। सेलेस्टिना के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी चिंता लाजमी थी, खासकर उनकी कठिन शुरुआत को देखते हुए। उसने अपनी आंखें बंद करके अपना सिर दीवार पर टिका लिया। ये कैसी अजीब यात्रा रही है। शून्य कालकोठरी असामान्य के अलावा कुछ भी नहीं थी, और अब ये बेपरवाही उसके मन में कचोट रही थी। उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन इस विचार से ही उसके अंदर कुछ गहरा सदमा सा लग रहा था, एक ऐसी घृणा जो अब उसे मुंह मोड़ने नहीं दे रही थी। तो उसने ऐसा नहीं किया। समय चुपचाप बीतता गया। सेलेस्टिना को पता ही नहीं चला कि वे कब तक वहीं बिना हिले डुले बैठे रहे। किसी भी शून्य जीव ने हमला नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। मशाल लगातार जलती रही, मानो वह हमेशा जलती रहेगी, और दमनकारी शांति में केवल उनकी सांसें ही सुनाई दे रही थीं। जब तक पैरों की आहट सुनकर सेलेस्टिना और वर्जिल दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। पब फ्यूचर एड्स। वे उछल पड़े, सहज रूप से प्रवेश द्वार से पीछे हट गए, उनकी नज़रें आगे के अंधेरे पर टिकी थीं। कृपया इससे बुरा कुछ मत करो। कदमों की आहट तेज होती गई, सन्नाटे में गूंज रही थी। सेलेस्टिना के चेहरे पर ठंडा पसीना टपक रहा था, मानो कदमों की आहट उसकी अपनी धड़कनों को भी दबा रही हो। तभी एक परिचित व्यक्ति छाया से लंगड़ाता हुआ बाहर आया। हम उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल, वह कैसे भूल सकती थी। ये सब उसके साथ शुरू हुआ था, वह कारण जिसके लिए वह पहली बार यहाँ आई थी। वह प्रशिक्षक बेंसन के पीछे चली गई थी, जो उसे वापस लाने वाले थे। लेकिन बेंसन वापस नहीं लौटा था, जिससे वे कालकोठरी में और भीतर चले गए। और उस अफरा तफरी में वह उसके बारे में पूरी तरह से भूल गई थी। अज़रिएल, अजीब परित्यक्त सुरंग, अनगिनत पक्षी जैसे शून्य जीव, वर्जिल, अंधेरा मार्ग और फिर रहस्यमय संत। लेकिन अब उसका ध्यान अज़रिएल पर केंद्रित था। उसकी हालत देखकर वे और वर्जिल दोनों पीले पड़ गए। उसका चेहरा और कपड़े खून से सने हुए थे, उसका शरीर बुरी तरह से घायल था और उसके कपड़े फटे हुए थे। वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा, उसकी आंखें धुंधली थीं। सेलेस्टिना की निगाहें उसकी चोटों को तब तक देखती रहीं जब तक कि वह उसके दाहिने हाथ पर नहीं आ गईं, या जहां उसका दाहिना हाथ होना चाहिए था। यह आवाज़ उसके होठों से निकली, उसके हाथ कांपते हुए उसके मुंह की ओर चले गए। अज़रिएल वहीं रुक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि अंततः उसने उन दोनों को देखा। उसने पलकें झपकाईं और अपने फटे होठों को थोड़ा सा खोला। उद्धरण चिन्ह ... तुम दोनों यहाँ क्यों हो? वह भ्रमित दिख रहा था, उसका खून से सना चेहरा भावहीन था। वह सीधा खड़ा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसका शरीर लड़खड़ा रहा था।
वर्जिल तेजी से आगे बढ़ा और अज़रियल को स्थिर करने के लिए अपना हाथ उसके कंधे के नीचे रख दिया। धन्यवाद, अज़रियल ने बुदबुदाते हुए कहा। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर एक कमज़ोर मुस्कान फैल गई। हाँ, कोई समस्या नहीं। वर्जिल ने सावधानीपूर्वक उसे वापस उस स्थान पर ले जाकर बैठाया जहां वे बैठे थे और उसे नीचे उतारा। सेलेस्टिना जल्दी से आए, उसके होंठ कांप रहे थे। क्या क्या हुआ? वह झुककर अज़रियल के जख्मों को देखने लगी। ज्यादातर जख्म पहले ही भर चुके थे, जाहिर है उसने ढेर सारी औषधियां पी ली थीं। कुछ जख्मों पर तो बर्फ भी भर दी गई थी, बर्फ से उसकी लगाव की वजह से। वर्जिल उसके पास आकर बोला, प्रशिक्षक बेंसन इस जगह में आए थे। हम उनका पीछा करते रहे, लेकिन हम उनसे बिछड़ गए और उस अंधेरे रास्ते के सामने पहुंच गए। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, एक अनजान संत प्रकट हुए। अज़रियल ने उनकी ओर देखा, उसकी आवाज़ कर्कश थी। प्रशिक्षक केविन मर चुका है। बेंसन और उसके आदमियों ने उसे मार डाला। मैं भागा, यहाँ तक पहुँचा और एक बंद गुफा में पहुँच गया। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं जीत गया, लेकिन मेरा हाथ कट गया। जहाँ तक संत का सवाल है, प्रशिक्षक सोलोमन उससे निपट रहे हैं। जब मैंने बेंसन के समूह को मार डाला तब वह आया था। उसके होठों से एक कड़वी हंसी निकली, जिसके बाद हिंसक खांसी आई। सेलेस्टिना ने स्तब्ध होकर चुपचाप उसके शब्दों को समझा। उसने उन्हें हरा दिया, अकेले। ये नामुमकिन सा लग रहा था, लेकिन उसके शरीर की हालत इस बात का पक्का सबूत थी कि उसने अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष किया था। उसकी नज़र उसके खोए हुए हाथ पर पड़ी। क्या आपका हाथ आपके पास है? अज़रियल ने धीरे से सिर हिलाया। यह मेरे स्टोरेज रिंग में है। सेलेस्टिना ने अपने होंठ काटे और दोनों हाथ उसकी छाती पर रख दिए। अज़रियल और वर्जिल ने एक दूसरे को उलझन भरी नज़रों से देखा। मैं इसे दोबारा नहीं जोड़ सकता। मैं इसके लिए पर्याप्त कुशल नहीं हूँ, लेकिन मेरी हल्की आत्मीयता से दर्द कम हो जाएगा। उसके हाथों से एक नर्म सफ़ेद चमक निकली और अज़रियल की आंखें बंद हो गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये गर्म है, यह अच्छा लगता है। उसने कहा कि वह जीत गया। क्या उसने सचमुच उन सबको मार डाला? अज़रियल के अलावा कोई नहीं लौटा था। और अगर सुलेमान संत से निपट रहा था, लेकिन सुलेमान बिना किसी की नज़र में आए हमारे पास से कैसे निकल गया? ये नामुमकिन नहीं था। सैंस आसानी से उससे और वर्जिल से आगे निकल सकते थे, लेकिन सेलेस्टिना के लिए यह मानना मुश्किल था कि सोलोमन उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देगा। वर्जिल अजीब तरह से शांत, अपने चेहरे पर राहत के भाव लिए हुए था। सेलेस्टिना ने अपने विचार त्याग दिए और अज़रियल के इलाज पर ध्यान केंद्रित किया। जब वह अपना सब कुछ कर चुकी, तो उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और आह भरी। अज़रियल उसे घूर रहा था, हमेशा की तरह उसका भाव स्पष्ट था। प्रशिक्षक बेंसन और उसके आदमी तुम्हारे पीछे क्यों आए? उसने पूछा। अज़रियल ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर कुछ बोलने से पहले रुका। क्योंकि मैं सर्वोच्च हूँ। बेंसन और उसके लोग नियो जेनेसिस नामक एक संगठन से जुड़े हैं। उनका मिशन मुझे मारना था। नियो जेनेसिस द्वारा सतह पर हमला करने के बाद सोलोमन प्रकट हुआ। आपने जिस संत को देखा, वह उनका एक नेता था। सेलेस्टिना स्तब्ध रह गई, उसके शब्द उसके मन में उतर गए। नियो जेनेसिस, क्या वह संत उनके नेताओं में से एक था? सतह पर हमला हुआ था। ये सब उसकी नाक के नीचे हो रहा था और वह पूरी तरह से अनजान थी। मुझे खेद है कि तुम्हें ये सब सहना पड़ा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। अज़रियल ने हल्के से हंसते हुए वर्जिल की ओर देखा और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल दीं। आप बहुत दयालु हैं। जो हुआ उसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, सिवाय उन लोगों के जिन्होंने ये गड़बड़ी शुरू की थी। सेलेस्टिना ने सिर हिलाया। वर्जिल उसके पास चुपचाप खड़ा रहा। फिर भी वह बेंसन और उसके सभी आदमियों से अकेले कैसे बच गया? अज़रियल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भी ये बात उसके लिए अभी भी विश्वास करना कठिन थी। प्रशिक्षक बेंसन एक उन्नत श्रेणी के मानव थे, और अन्य पुरुष, उसे यकीन था कि वे भी कोई आसान शिकार नहीं थे। सेलेस्टिना ने अज़रियल की ओर देखा, उसके दिमाग में एक ही विचार चल रहा था। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। आप वास्तव में कितने मजबूत हैं? सोलोमन और जोरान एक दूसरे के चारों ओर घूम रहे थे। पहला व्यक्ति मुस्कुरा रहा था जबकि दूसरा व्यक्ति अप्रसन्न भाव से देख रहा था। हे महान हेप्टाक, मेरे सामने इतना डरपोक व्यवहार करके तुम सचमुच अपने नाम के अनुरूप जीवन नहीं जी रहे हो, सोलोमन ने ताना मारा। जोरान ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अपना सिर थोड़ा झुका लिया। डरपोक? दुर्भाग्य से, मैंने डर जैसी बेकार भावना को पहले ही त्याग दिया है। सोलोमन कुछ देर के लिए उलझन में पड़ गया। जोरान भी रुक गया। तुम ऐसा कहते हो, फिर भी तुम मुझ पर हमला करने की हिम्मत नहीं करते। क्या इससे तुम एक डरे हुए छोटे लड़के नहीं बन जाते? जोरान का चेहरा कठोर हो गया। मैंने डर को त्याग दिया है, मूर्खता को नहीं।
जो कोई भी सोलोमन ड्रैगनहॉर्ट का नाम जानता है वह पहले हमला करने से बेहतर जानता है। सुलेमान की आंखें तेज हो गईं, उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई। इसके अलावा आपके मुंह से निकली कोई भी बात वास्तविक मूल्य की नहीं है। खैर, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। कैसा रहेगा? मैं वादा करता हूँ कि मैं केवल अपने अद्वितीय कौशल का ही उपयोग करूँगा और आप जो चाहें उपयोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। ज़ोरान के चेहरे पर उदासी छाने से पहले एक तनावपूर्ण शांति छा गई। उद्धरण चिन्ह ... क्या यह मजाक था? सोलोमन ने कंधे उचकाते हुए हंसी। आप ही बताइए, जिन लोगों को मैंने ये चुटकुला सुनाया था वे अब इसे साझा करने के लिए मौजूद नहीं हैं। ज़ोरान ने आह भरी और चारों ओर नज़र घुमाई, फिर सोलोमन की नज़रों से नज़रें मिलाईं। कालकोठरी में नियम होते हैं। अगर दो से ज़्यादा प्रेरित एक ही मंजिल पर हों तो उनमें से एक नियम टूट जाता है, जो मेरे और राजकुमार के साथ पहले ही हो चुका है। अगर हम संत निचली मंजिल पर लड़ेंगे तो एक और नियम टूट जाएगा। सोलोमन ने पलकें झपकाईं। क्या मुझे इन नियमों की परवाह करनी चाहिए? प्रेरितों से आपका मतलब उन लोगों से है जिन्हें देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त है ना? ज़ोरान ने बातचीत में अचानक आए बदलाव पर भौहें चढ़ाईं, लेकिन सिर हिला दिया। ये सही है। 9 प्रेरित हैं। अच्छा, अब 10 प्रेरित हैं, देवताओं की 10 संतानें। मैं उनमें से एक हूँ, विनाश की संतान, विनाश के देवता का आशीर्वाद। हम प्रेरित कमतर मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं, ज्यादा ताकतवर, ज्यादा चतुर, ज्यादा, लेकिन स्पष्ट रूप से आकर्षक या मनमोहक नहीं। सोलोमन ने बीच में ही टोकते हुए कहा, उसका उपहासपूर्ण स्वर कटु हो गया। अज़रियल उनमें से एक है न? अगर मुझे याद है तो वह मृत्यु का दूत है। एक ऐसा देवता जिसे तटस्थ रहना चाहिए था, लेकिन वह नहीं रहा। मुझे आश्चर्य होता है कि उस देवता ने अज़रियल को आशीर्वाद देने की अपनी प्रतिज्ञा क्यों तोड़ दी। ज़ोरान ने अपना सिर हिलाया। देवता जो करते हैं वह मानवीय समझ से परे है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या करते हैं। जीवित रहना। जीवित रहना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, और सर्वोच्च आर्कन ने मुझे शिखर तक पहुंचने के लिए उपकरण दिए हैं। सोलोमन की मुस्कान फीकी पड़ गई, उसके चेहरे पर ऊब का भाव आ गया। ज़ोरान एक कदम आगे बढ़ा और उससे आंखें मिला लीं। आप जितना ऊंचा चढ़ेंगे, चढ़ाई उतनी ही ज्यादा खड़ी होगी। या तो आप अपना वजन कम कर सकते हैं या ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके पास चढ़ाई जारी रखने के लिए सही उपकरण हो, बेहतर, मजबूत और सुरक्षित तरीके से। पब फ्यूचर एड्स। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हें बात करना बहुत पसंद है ना? मैंने ये तब नोटिस किया जब तुम अज़रियल के साथ लगातार बातें कर रही थीं। ज़ोरान ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया, इससे पहले कि उसकी आंखें एहसास से सिकुड़ जातीं। तुम तो पूरे समय यहीं थे, है ना? अंधेरे में छिपे हुए, इतने करीब कि सब कुछ सुन सकें, फिर भी अदृश्य। सोलोमन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैंने झूठ नहीं बोला था जब मैंने कहा था कि मैं 20वीं मंजिल पर पहुंच गया हूं। वहां इतनी अफरा तफरी मची हुई थी कि मैं वापस अज़रियल को उस प्रशिक्षक से लड़ते देखने आया। शायद मुझे बूढ़े बेंसन का वेतन बढ़ा देना चाहिए था, शायद इससे उसे अपना संयम बनाए रखने में मदद मिलती। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फिर भी अज़रियल को लड़ते देखना निराशाजनक नहीं था। वह अपने आत्मिक हथियार की गुणवत्ता का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने में काफ़ी चतुर है, और वह जानता है कि कब काया होना मूर्ख होने से बेहतर है। मुझे समझ आ गया कि वह क्यों चाहता था कि मैं पहले ही वह मैना बम लगा दूं। ज़ोरान ने सिर हिलाया। वह युवा है, लेकिन उसमें क्षमता है। एक रणनीतिक दिमाग है। एक तरह से वह मेरा भाई है। मैं उससे बहुत कुछ उम्मीद करता हूँ, भले ही उसका अस्तित्व न रहा हो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद ज़ोरान ने ताली बजाई, सोलोमन की मुस्कान से मेल खाते हुए एक हल्की सी मुस्कान। सच में, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। चलो, इसे ख़त्म करते हैं, ठीक है? आपके प्रस्ताव के बजाय, मैं अपना प्रस्ताव रखना चाहूँगी। ओह, सोलोमन की जिज्ञासा बढ़ती गई जब उसने सिर हिलाया। जारी रखें। अगर हमारी लड़ाई ने इस पूरी मंजिल को नष्ट कर दिया, तो ये शर्म की बात होगी। अगर ऐसा हुआ, तो केवल देवता ही जान पाएंगे कि मानवता के लिए क्या परिणाम होंगे। इस कालकोठरी को खुद को ठीक करने में युग लग सकते हैं। इसलिए, इसके बजाय, आइए हम उसी तरह लड़ें जिस तरह से हम संत जाने जाते हैं। सोलोमन की आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी मुस्कुराहट बढ़ती गई और उसने अपनी मुठियां भींच लीं। आह, तुम उतने उबाऊ नहीं हो जितना मैंने सोचा था। ज़ोरान की मुस्कुराहट भी चौड़ी हो गई। निष्पक्ष चेतावनी, यह मत समझिए कि मैं कोई सामान्य संत हूँ। उसने अचानक अपनी जेब से एक छोटी कांच की ट्यूब निकाली, और अंदर काले तरल को घूमते हुए देखकर सोलोमन का चेहरा सदमे से जम गया। सर्वोच्च आर्कन इतना दयालु है कि वह हमें हेप्टाक्स को एक शून्य यात्री का रक्त उपहार में देता है। सोलोमन ने पलकें झपकाईं, उसका रंग थोड़ा पीला पड़ गया जब ज़ोरान ने ट्यूब खोली और एक ही झटके में खून पी लिया।
सोलोमन के चेहरे पर उदासी छा गई। उद्धरण चिन्ह ... बकवास। जोरान के चेहरे पर काली नसें फैलने लगी, उसकी त्वचा के नीचे बेचैनी से धड़कने लगी। उसने धीरे से सांस छोड़ी और सोलोमन को देखते हुए एक विकृत मुस्कान उभर आई। इसकी नकल करने की कोशिश करो विदूषक। सोलोमन के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई, उसकी जगह एक खाली अपठनीय अभिव्यक्ति ने ले ली। दोनों के बीच कोई और बातचीत नहीं हुई। दोनों टूटे हुए पुल पर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। केवल मौन ही शेष रह गया। ये कुछ सेकंड, मिनट तक खिंचा, और तब आत्मा। उद्धरण चिन्ह ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट ... कार्यक्षेत्र। तारांकन 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 तारांकन। उद्धरण चिन्ह ... क्या हुआ? जोरान पलकें झपकाते हुए धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ। जमीन की खुरदरी सतह उसकी हथेलियों से ऐसे दब रही थी मानो वह घुटनों के बल बैठा हो। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं, उसका मन घूम रहा था, मानो वह अभी अभी किसी समाधि से बाहर आया हो। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई और उसने सहज ही अपनी मुठियां भींच लीं। पहले तो उसकी नज़र धुंधली हुई, वह भ्रमित हो गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वह कहाँ है। उसके आसपास का स्थान उसे गलत अप्राकृतिक सा लगा। तभी उसकी सांस गले में अटक गई। उसके चारों ओर हर जगह उसने स्वयं को देखा। दर्जनों नहीं सैकड़ों प्रतिबिंब हर दिशा से उसे घूर रहे थे। उसकी आंखें, चौड़ी और अस्थिर, हर तरफ से घूर रही थीं। कुछ प्रतिबिंब टेढ़े मेढ़े थे, कुछ अजीब तरह से स्थिर, मानो उनके पीछे कोई जीवनहीन पेंटिंग हो। कुछ उसकी हूबहू झलक रहे थे, जबकि कुछ बीच में ही जड़ हो गए थे, मानो किसी भावभंगिमा के बीच में ही रुक गए हों। उसके नीचे की सतह पॉलिश किए हुए ऑब्सीडियन की तरह चमक रही थी, इतनी प्रतिबिंबित कि ऐसा लग रहा था जैसे वह शून्य के किनारे पर खड़ा हो। काले कांच की पतली चमक के ठीक नीचे उसका एक और रूप ऊपर की ओर देख रहा था। जोरान का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी हर धड़कन उस जगह के खोखले सन्नाटे में गूंज रही थी। आकाश, या जो भी इसे कहा गया, एक धूसर रंग का था, दर्पण जैसे बादलों का अंतहीन विस्तार जो अजीब तरीकों से प्रकाश को घुमा और मोड़ रहा था, जिससे नीचे की दुनिया का विकृत और विकृत प्रतिबिंब बन रहा था। अंतरिक्ष सभी दिशाओं में असीम रूप से फैला हुआ था, लेकिन ये खुलापन नहीं था जो उसे परेशान कर रहा था, ये हर जगह उसकी अपनी घुटन भरी उपस्थिति थी। टूटे हुए शीशों के विशाल स्तंभ जमीन से बाहर निकले हुए थे, मानो खंडित दैत्य खड़े हों। हर टुकड़ा टेढ़ा मेढ़ा, टूटा हुआ और अपूर्ण था। कुछ ने जोरान को वैसा ही दिखाया जैसा वह था, लेकिन अन्य ने उसके असंगत संस्करण दिखाए, जैसे कि वह थोड़ा विलंब से खड़ा था या ऐसी हरकतें कर रहा था जो उसने अभी तक नहीं की थीं। यहाँ समय खंडित हो गया था। जोरान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी सहज बुद्धि चीख रही थी कि कुछ प्रतिबिंब असल में उसके नहीं थे। एक ऊंचे दर्पण के शिखर ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया, तथा उसका प्रतिबिंब उस तरह मुस्कुरा रहा था जैसा वह कभी नहीं मुस्कुराता। उसकी आंखें अधिक गहरी और ठंडी लग रही थीं, मानो वह कुछ ऐसा जानता हो जो वह नहीं जानता था। उसके चारों ओर की पूरी दुनिया उसे देख रही थी, या इससे भी बदतर, ये वह था। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उसकी त्वचा से हर उठी जब उसकी हर हरकत अनगिनत आकृतियों की प्रतिध्वनि बन रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका सार ही बिखर गया हो, मानो उसकी आत्मा के टुकड़े वास्तविकता के इस विचित्र प्रतिबिंब में फंस गए हों। यह कोई साधारण जगह नहीं थी, एक ऐसा विकृत क्षेत्र जहां वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो गई है। जोरान आगे बढ़ा और उसके मन में तरंगें उठने लगीं, मानो उसके चारों ओर की दुनिया तरल हो, जो हर हरकत के साथ विकृत हो रही हो। तभी एक आवाज़ आई। यह उसके पीछे से आया नहीं, ये चारों तरफ से आया, ऊपर से और नीचे से। ये हर जगह था, यहाँ तक कि एक शून्य यात्री के खून के साथ भी। यार, तुम वास्तव में पूर्ण कचरा हो। हर जगह से उपहासपूर्ण आवाज़ गूंजती सुनकर जोरान को अपनी छाती में दिल की धड़कन तेज महसूस हुई। क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं आया। वह याद नहीं कर सका। आखिरी बात जो उन्हें याद थी वह थी सोलोमन के साथ आत्मा क्षेत्र की लड़ाई में लड़ना। एक विक्षिप्त हंसी हर दिशा से गूंज उठी और जोरान को मतली महसूस हुई, क्योंकि वह अपने चारों ओर अपने प्रतिबिंबों को देख रहा था। कुछ लोग देरी से आगे बढ़े, कुछ लोग ठहर गए, और कुछ तो उनसे पहले ही आगे बढ़ गए। जोरान घुटनों के बल गिर पड़ा, उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था, जो दर्पण जैसे फर्श पर फैल रहा था, और वह अपने प्रतिबिंब को देख रहा था। बस, क्या हो रहा है? अपने बालों को दोनों हाथों से पकड़ते हुए वह चिल्लाया। और जब उसने ऐसा किया, उसके नीचे का प्रतिबिंब ठंडा और भयावह मुस्कुरा रहा था। तुम्हें याद नहीं है? ये बोला। नहीं, सुलेमान की आवाज़ हर जगह से आ रही थी, लेकिन जोरान का प्रतिबिंब अपने होंठ हिला रहा था, मानो वह सुलेमान के शब्दों के साथ ताल मिलाते हुए बोल रहा हो। खैर, जाहिर है तुम हार गए। अभी तुम मेरे आत्मा क्षेत्र में हो।
जैसे ही सोलोमन के शब्द उसके मन में बैठे, जोरान के विचार रुक गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरी हार हुई। जब उसने अपने प्रतिबिंब को देखा तो उसके होंठ कांपने लगे, जो उसे उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ घूर रहा था। नहीं, 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 नहीं। कैसे? मैं कैसे हार सकता हूँ? मैं जोरान हूँ, विनाश का पुत्र, विनाश का दूत। मैं हार नहीं सकता। एक पागल की तरह वह अपने प्रतिबिंब को देखकर चिल्लाया और इनकार में अपना सिर हिलाया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं लिखा था। भविष्य ऐसा नहीं था। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? ओह, हाँ, हाँ, वही है। राजकुमार, राजकुमार अज़रिएल क्रिम्सन। ये सब उसकी वजह से है। अगर वो न होता तो ये सब कुछ इस तरह नहीं होता। तुम एक असली मर्द की तरह हार भी नहीं झेल सकते, है ना? सच में, ये दुखद है। लेकिन तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। काफ़ी समय हो गया है जब मैंने किसी से सोल डोमेन लड़ाई में लगभग हारते हारते लड़ाई लड़ी हो। जोरान चुप हो गया, उसका पीला चेहरा उसकी आंतरिक उथल पुथल को दर्शा रहा था। सोलोमन के शब्द जरा भी आश्वस्त करने वाले नहीं थे, लेकिन उसका मजाकिया लहजा जारी रहा। मेरे खिलाफ आपकी हार के दो मुख्य कारण हैं। प्रतिबिंब ने अपना दाहिना हाथ उठाया, दो उंगलियां फैली हुई थीं। पब फ्यूचर एड्स। सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि मैं अभी भी ग्रेड 1 के बजाय ग्रेड 2 संत क्यों हूँ? मुख्य कारणों में से एक ये है कि मैं अपने आत्मा क्षेत्र पर महारत हासिल करने में व्यस्त रहा हूँ। ऐसी लड़ाई में आप ये समझने में विफल रहे कि ग्रेड 1 संत भी मुझे नहीं हरा सकता। ऐसा नहीं है कि किसी को पता हो, और जो जानते थे, खैर, वे मर चुके हैं। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ये तो लिखा ही नहीं था। अपने आत्मा क्षेत्र पर अधिकार करना, ये तो पुस्तक में नहीं था। सोलोमन जब बोलता रहा तो जोरान ने अपने दांत पीस लिए। दूसरा कारण, तुम्हारी मूर्खता। जब मैंने तुम्हें एक शून्य यात्री का खून पीते देखा तो मैं डर गया कि इससे तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। जोरान उलझन में पलकें झपका रहा था। सोलोमन ने विस्तार से बताया, जरूर, खून पीने से आप अस्थायी रूप से मजबूत हो जाते हैं, शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मा के क्षेत्र की लड़ाई में इसका कोई मतलब नहीं है। यह आपकी गलती थी। उस खून को पीकर आपने अपनी आत्मा के एक हिस्से को भ्रष्ट होने दिया। मुझे चिंता थी कि यह बहुत ज्यादा होगा, कि लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने अपने नाम विनाश के पुत्र को सही साबित किया। उस भ्रष्टाचार के बावजूद आपने अच्छी लड़ाई लड़ी। दुर्भाग्य से वह छोटा सा भ्रष्टाचार ही मेरी जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त था। जोरान का मुंह खुला का खुला रह गया, उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था और वह अविश्वास में बुदबुदा रहा था। मैं खून की वजह से हार गया, लेकिन सुप्रीम आर्कन ने मुझे ये दिया। जब उन्होंने दिया तो मैं कैसे हार सकता था? चारों ओर से आह की आवाज गूंज उठी। हम संत हैं, हम भाग्य से इस मुकाम तक नहीं पहुंचे। हमने उस पहाड़ पर चढ़ने का रास्ता बनाया, लेकिन रास्ते में कहीं आप ये भूल गए। आप अपने सर्वोच्च आर्कन से मिले उपहारों पर निर्भर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। ऐसा करते हुए आपने अपने सबसे बड़े हथियार, अपने शरीर को ही भूल गए। तुम बहुत ज्यादा आरामतलब, बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए थे, ये सोचकर कि तुम अछूत हो। लेकिन उन्हीं औजारों पर भरोसा करके तुम फिसल गए, और अब तुम पहाड़ से गिर गए हो। तुम अपनी चढ़ाई के अंत तक पहुंच गए हो। हैप्टाक जोरान। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जोरान कुछ नहीं कह सका। वह बस अपने प्रतिबिंब को घूर रहा था। उसका चेहरा उदास और पराजित था। आप अभी भी लड़ सकते हैं, जानते हैं। आत्मा क्षेत्र से बाहर निकलने का हमेशा एक रास्ता होता है। लेकिन जोरान ने अपना सिर हिलाया, खोखली आवाज में बोला, उसका चेहरा कड़वा था। कोई फायदा नहीं है। यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन होगा, और अगर मैं भाग भी गया तो क्या होगा? मुझे फिर भी तुमसे आमने सामने लड़ना होगा। तुम्हारे अद्वितीय कौशल का मुझ पर इस्तेमाल करने देने से तो मर जाना ही बेहतर है। जोरान के शब्दों के बाद एक गहरी खामोशी छा गई। उसका प्रतिबिंब शून्य भाव से उसे घूर रहा था। सन्नाटा बढ़ता गया। सेकंड, मिनट, घंटे, या शायद ये बस कुछ ही पल थे, जोरान नहीं बता सका। सोलोमन के आत्मा क्षेत्र में समय की अवधारणा इतनी विकृत थी कि ऐसा लगता था मानो युग बीत गए हों। जब तक सोलोमन की आवाज़ हर तरफ से आती हुई लौट आई। अजीब बात यह थी कि जोरान का शरीर थोड़ा ढीला पड़ गया, हालांकि उसका प्रतिबिंब जड़वत शून्य भाव से घूरता रहा। खैर, यह कोई मजाक नहीं है, सचमुच दयनीय है। भले ही तुम बिल्कुल बेकार हो, कम से कम तुम उस बेवकूफ़ पहाड़ पर फिर से चढ़ने की कोशिश तो कर ही सकते हो। जोरान ने अपने दांत भींच लिए और बोलने से इनकार कर दिया। सुलेमान की आवाज़ बदल गई थी। वह ठंडी, धीमी और गुस्से से भरी हुई थी। अचानक शीशे के टूटने की आवाज़ शीशे की दुनिया में गूंज उठी।
जोरान का दिल जोर से धड़क रहा था और उसकी त्वचा से और भी पसीना टपक रहा था। लेकिन उसने अपनी नज़रें हटाने से इनकार कर दिया, उसकी नज़रें अपने खाली प्रतिबिंब पर टिकी रहीं। हालांकि तुमने मुझे घायल कर दिया, फिर भी तुमने इतनी आसानी से हार मान ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान आत्मा क्षेत्र की लड़ाई में मुझे हराने के इतने करीब आएगा, खासकर जब तुम कोई सम्राट नहीं हो। शायद मुझे युद्ध के लिए और प्रेरितों की तलाश करनी चाहिए। कम से कम मैंने अज़रियल को अपना साथी बनाया और यह जानकर अच्छा लगा कि वह उनमें से एक है। उन शब्दों से जोरान का चेहरा काला पड़ गया, लेकिन वह इस बात की चिंता नहीं कर सकता था कि उसके भाई बहन इस पागल आदमी द्वारा शिकार बनाए जाएंगे। नहीं, वह केवल कांच के टूटने की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था, जो लगातार तेज होती जा रही थी। मैं तुमसे नफरत करता हूं, लेकिन मेरे मन में अभी भी तुम्हारे लिए कुछ सम्मान है। सोलोमन के अगले शब्द हर तरफ से सुनाई दिए और जोरान के प्रतिबिंब हर एक ने अपनी निगाहें उसकी ओर घुमा लीं। उनकी आंखें ठंडी और बेजान थीं, फिर भी उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा करने वाली कोई बात नहीं थी। ये सुलेमान की आवाज़ थी, एक आवाज़ जो दर्पण की दुनिया में अस्वाभाविक रूप से मुड़ती थी और अंतहीन प्रतिबिंबों से टकराकर विकृत हो जाती थी। ये सिर्फ प्रतिध्वनि नहीं थी, यह उसकी त्वचा के नीचे रेंगती हुई, तीखी और खोखली थी और उसके चेहरे से खून को सोख लेती थी, क्योंकि टूटता हुआ कांच अचानक बंद हो जाता था। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप पर नरमी बरती जाए। ल्यूमिन चट्टान के किनारे पर अनिश्चित रूप से बैठा था, उसके पैर खाई के ऊपर लटक रहे थे, वह नीचे काली रेत को गंभीर भाव से देख रहा था। हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली तथा अपने कान पीछे से आ रही आवाज़ों पर लगा दिए। चलो, हमें यहाँ और कितने समय तक रहना होगा? कई दिन हो गए। अगर हम नीचे नहीं जा रहे हैं तो कम से कम हमें सतह पर तो लौट आने दो। मैंने सोचा था कि हम कालकोठरी में जो चाहें करने के लिए स्वतंत्र हैं। कैडेटों की आवाज़ें निराशा में ऊंची हो गईं, जो प्रशिक्षक एलिसिया की ओर थीं, जो वहां भावशून्य भाव से खड़ी थीं। ये समझ में आने वाली बात थी, उनका धैर्य जवाब दे रहा था। उनमें से एक की मृत्यु हो गई थी, अजीब तरह से और बिना किसी स्पष्टीकरण के, और अब वे कई दिनों तक इस चट्टान पर फंसे रहेंगे। बेशक वे जाना चाहते थे, लेकिन वे नहीं जा सके। प्लेटफॉर्म पर पहरा दे रही इंस्ट्रक्टर एलिसिया के साथ ऐसा नहीं हो सकता था। हाँ, सुरंगों का पता लगाना तो संभव था, लेकिन कोई भी इतनी मूर्खता नहीं कर सकता था कि चट्टान से नीचे उतरने की कोशिश करे। लुमिने ने आह भरी, मैं ऊब गया हूँ। हाँ, ये बात तो सारांश है। वह ऊब गया था। शून्य कालकोठरी की यह यात्रा घटना रहित थी, यदि पूरी तरह से निराशाजनक नहीं थी। उसने और अधिक की अपेक्षा की थी, अधिक झगड़े, अधिक शून्य प्राणी, लेकिन इसके बजाय वह यहाँ था, एक चट्टान पर फंसा हुआ, अन्य दो प्रशिक्षकों के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था, न ही अज़रियल ने। यहाँ तक कि राजकुमारी सेलेस्टिना और वर्जिल भी चले गए। ल्यूमिने की आंखें और झुक गईं, उसके विचार और गहरे हो गए। मुझे उनके साथ जाना चाहिए था। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उससे अधिक घटनापूर्ण समय बिता रहे थे। उसके विचारों में एक आवाज़ उभरी, कदमों की आहट। ल्यूमिन के होंठ थोड़े मुड़े। वह पहले से ही जानता था कि वह कौन था। अपनी दाईं ओर देखते हुए उसने देखा कि येलेना भी उसकी तरह किनारे पर बैठी है, खतरनाक रूप से करीब। उसने अपने बालों की एक लट कान के पीछे डाली और आह भरी, उसकी निगाह ऊपर टिमटिमाते तारों पर चली गई। वे कहते हैं कि सबसे खूबसूरत चीज़ें अक्सर सबसे खतरनाक होती हैं। मुझे आश्चर्य है कि वहाँ क्या रहता है। ल्यूमिने ने अपनी निगाह तारों की ओर लगाए। पब फ्यूचर एड्स। कोई भी पता लगाने की हिम्मत नहीं करता। ज़्यादातर लोग खोजबीन करने के बजाय जितनी जल्दी हो सके मंजिलें साफ कर देना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें दोष देता हूँ। कोई भी किसी भी मंजिल पर मर सकता है, बस जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं मृत्यु दर बढ़ती जाती है। उसकी आवाज़ में पछतावा झलक रहा था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन ये दुख की बात थी कि लोगों ने और अधिक खोजबीन नहीं की। यदि संभव हो तो वह हर मंजिल की ठीक से जांच करना और उसके रहस्यों का पता लगाना चाहता था। येलेना हंस पड़ी, लेकिन जब ल्यूमिन ने उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा गंभीर हो गया था। 3 में से 2 प्रशिक्षक चले गए हैं। कैडेट कानाए की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। हमारे समूह के सभी शीर्ष कैडेट लापता हैं, सिवाय तुम्हारे, ल्यूमिने। कैडेटों को उनका नेतृत्व करने के लिए किसी की ज़रूरत है, वरना वे ऐसे फैसले लेने लगेंगे जिनसे हम सभी खतरे में पड़ सकते हैं। लुमिने ने नीचे देखते हुए अपने होंठ भींच लिए। मुझे नहीं लगता कि वे मेरी बात सुनेंगे। राजकुमार अज़रियल और राजकुमारी सेलेस्टिना, उनके पास रुतबा है, अज़रियल अपनी प्रतिष्ठा के साथ और सेलेस्टिना अपनी उपलब्धियों के साथ। लेकिन हम सामान्य परिवारों से हैं, सभी के लिए अनजान। मेरे जैसे किसी का अनुसरण कौन करेगा?
अज़रियल और सेलेस्टिना के विपरीत ल्यूमिन और येलेना का कोई प्रतिष्ठित वंश नहीं था। वे महान कुलों से नहीं थे और अकादमी में अपने पदार्पण तक वे कुछ भी नहीं थे। अधिकांश कैडेट अब भी उन्हें सतर्क निगाहों से देखते थे, हालांकि समय के साथ वे एक दूसरे के करीब आ गए थे। लेकिन शायद ये पर्याप्त नहीं था। येलेना ने हल्की सांस छोड़ी और मुस्कुराई। हाँ, हम अनजान हैं, लेकिन इससे क्या, पहचाने जाए, उन्हें दिखाए कि हम कौन हैं और उन्हें सुनने दीजिए। ल्यूमिने ने उसकी हरी आंखों में चमकती आग पर मोहित होकर उसकी ओर देखा। हवा के झोंके ने उसके बालों को छू लिया, जिससे वे हवा में हल्के से लहराने लगे। सुंदर, वह अद्भुत थी। उसकी मुस्कान मनमोहक, उसकी आंखें पन्ने जैसी चमकती, उसके बाल हवा के साथ लहराते। ल्यूमिने ने पाया कि वह बहुत देर तक उसे घूरता रहा, फिर जल्दी से अपनी नज़रें हटा लीं और अपने आप को संभाला। गहरी सांस लेकर वह मुस्कुराकर उसकी ओर देखने लगा। यदि आप इसे इस तरह से कहते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे आपको निराश नहीं करना चाहिए, राजकुमारी येलेना। येलेना की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। ओह, मैं कब से राजकुमारी बन गई? ल्यूमिने अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए खड़ा हो गया। मेरी नज़रों में हमेशा। येलेना की अभिव्यक्ति जम गई और ल्यूमिन ने उसे एक सौम्य नज़र से देखा और फिर मुड़कर प्रशिक्षक एलिसिया के सामने एकत्रित कैडेटों के समूह की ओर बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह ... यह अनुचित है, उसने उसे अपने पीछे बुदबुदाते हुए सुना। उसके होठों पर एक बड़ी सी छोटी सी मुस्कान आ गई। जैसे ही ल्यूमिने समूह के पास पहुंचा, उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा नहीं था कि हर कैडेट शिकायत कर रहा था, केवल सबसे ऊंची आवाज में बोलने वाले ही शिकायत कर रहे थे। लेकिन स्वाभाविक रूप से अन्य लोग भी उसी मानसिकता में पड़ गए और झुंड का अनुसरण करने लगे। अपने सामने फैली अराजकता को देखकर वह जोर से आहें भरने लगा। बिना किसी चेतावनी के उसने ताली बजाई, जिसकी आवाज़ हवा में गूंज उठी। उसके सामने खड़े कैडेट्स चौंककर सन्नाटे में डूब गए। अब सबकी निगाहें उस पर थीं। ल्यूमिने को उनकी घूरती निगाहों से असहज महसूस हुआ, लेकिन उसने इस भावना को एक तरफ धकेल दिया। उसे शांत रहना पड़ा। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। उसकी आवाज़ शांत लेकिन स्पष्ट थी। मैं समझता हूं कि हर कोई कैसा महसूस कर रहा है। जो कुछ हो रहा है उससे आप व्यथित हैं। आप डरे हुए हैं। ये सामान्य है। मैं भी डरा हुआ हूं। और मैं जानता हूं कि आप सभी सतह पर लौटना चाहते हैं। वह डरा हुआ नहीं था, सचमुच नहीं। लेकिन उन्हें ये जानने की जरूरत नहीं थी। उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उन्हें समझ सके, और यदि उन्हें ये बात समझाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो वह ऐसा करेंगे। लेकिन बच्चों की तरह व्यवहार करने से हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। जब हम इस अकादमी में आए थे तब हमें इसके खतरों का अंदाज़ा था। ये तो बस इसका एक हिस्सा है। अगर हम अभी खुद को नहीं संभाल सकते तो इसके खत्म होते ही हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। उसके शब्द उसके मन में उतर गए और उसने देखा कि उनके भाव बदल गए, कुछ क्रोधित, कुछ लज्जित, कुछ हताश। ल्यूमिने अपने शांत चेहरे के बावजूद बिल्कुल भी शांत नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह ये कैसे करती है? उसे समझ में नहीं आया कि सेलेस्टिना बिना अपना संयम खोए उनसे इतनी सहजता से कैसे बात कर सकती है। लेकिन किसी तरह ये काम कर गया। किसी ने भी अपनी आपत्ति नहीं उठाई। जैसे ही ल्यूमिने को राहत महसूस होने लगी, प्रशिक्षक एलिसिया की आवाज़ हवा में गूंजी, पीली और तनावपूर्ण। अरे! वह चट्टान के किनारे की ओर दौड़ी और ल्यूमिने ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। वह जल्दी से उसके पीछे गया और किनारे पर येलेना के साथ मिला। लेकिन यह उसका दिल नहीं था जो धड़क रहा था, जमीन थी। जब ल्यूमिन ने नीचे देखा तो उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। उसके नीचे ज़मीन कांप उठी और उसकी आंखें सदमे से सिकुड़ गईं। ये तो बुरा हुआ। इससे पहले कि वह उन्हें रोक पाता, शब्द उसके होठों से निकल गए। नीचे कंकालों का एक समूह चट्टान की ओर बढ़ रहा था। उनके अस्थि रूप अलग अलग आकार के थे, कुछ के अंग लंबे थे और अन्य फटे हुए पंखों से सुसज्जित थे। कुछ पक्षियों ने ऊपर की ओर बढ़ने के लिए अपने पंजे से रास्ता बनाना शुरू कर दिया, जिससे उनकी खोखली आंखें एक शांतकारी अंधेरे प्रकाश से चमक उठीं। ल्यूमिने ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा और वही शब्द दोहराए। ये तो बुरा हुआ। फिर भी जब येलेना ने उसकी ओर देखा तो उसे कुछ अलग दिखाई दिया। अपने शब्दों के बावजूद ल्यूमिने अपने हाथ के पीछे एक विस्तृत, उत्साहित मुस्कान छिपा रहा था। जैस्मिन ने मंच पर एक साथ बैठे कैडेटों पर नजर डाली। उनकी पीठ एक दूसरे से सटी हुई थी। उनमें से ज्यादातर बीमार लग रहे थे, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। ये तो होना ही था। ऐसा किसे महसूस नहीं होगा जब उसे पता हो कि उनके बीच ही लोग एक दूसरे को मारने की साजिश रच रहे हैं। और यह सब कुछ नहीं था। उसकी नज़र डार्क किंग के सिंहासन पर बैठे नोल पर पड़ी। किसी की भी उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। कौन करेगा, विशेषकर उस पर लगे खून के कारण।
और उसके पैरों पर रखे 5 सिर जिनके चेहरे भय से विकृत थे। केवल भाव ही नोल की क्रूरता की कहानी बयां कर रहे थे। जैस्मिन का चेहरा उसे घूरते हुए काला पड़ गया। ऐसा नहीं था कि वह हत्या के खिलाफ थी, आखिरकार वे दुश्मन थे। उसने स्वयं ही दोनों प्रशिक्षकों को मार डाला था, बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें जलाकर राख कर दिया था। उनके अवशेषों का ढेर उसके बगल में पड़ा था। लेकिन उसने नोल की तरह अपने पीड़ितों के साथ खिलवाड़ नहीं किया। नोल कई मायनों में एक बच्चा था, खासकर जब बात दुनिया को समझने की आती थी। जो चीज़ें सामान्य होनी चाहिए थीं, वे उसके लिए पूरी तरह से अजनबी थीं। बाहरी दुनिया के बारे में उनका ज्ञान मुख्यतः अज़रियल से आया था, जो शून्य क्षेत्र में अपनी स्मृतियां खो चुका था। फिर भी वह बहुत क्रूर था, और इससे भी बुरी बात यह है कि उसे इसमें आनंद आता था। अब जब वह उसे सिरों से खेलते हुए देख रही थी, तो उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक गहरी हो गई। इनमें से मुझे मास्टर को कौन सा देना चाहिए? मुझे यकीन है कि वह इस उपहार की सराहना करेंगे, लेकिन कौन सा? नोल ने जोर से सोचा, उसकी आवाज़ मनोरंजन से भर गई थी। या शायद मैं उसे ये सब दे दूं? नहीं, ये तुच्छ कीड़े उसके पास रहने के लायक नहीं हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी। उसने अपनी जीभ चटकाई, मानो वह झुंझलाहट में हो, और अपने दाहिने हाथ को मुट्ठी में भींच लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, सिरों के चारों ओर बंधे हुए तार कस गए और एक भयानक दरार के साथ वे हड्डियों और मांस के टुकड़ों में फट गए। आसपास खड़े कैडेट्स घबरा गए, उनका कांपना और भी अधिक स्पष्ट हो गया, लेकिन फिर भी किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। वह उन्हें आघात पहुंचाने वाला है, जैस्मीन ने आह भरते हुए सोचा। वह खून को अनदेखा करते हुए और टूटे हुए सिरों के अवशेषों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ी। नोल ने पलकें झपकाईं और जल्दी से उसके आने का एहसास किया। एक बड़ी मुस्कान के साथ सिंहासन से उठे, थोड़ा झुके। पब फ्यूचर एड्स, मेरी रानी, सच में आपके साथ लड़ना बहुत अच्छा था। जब आपने उन झूठे प्रशिक्षकों को राख में बदल दिया, तो वे किस तरह चीखे जैसे कैनरी पक्षी गा रहे हों। जैस्मिन ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया, उसकी आंखें उसके स्वरूप को देख रही थीं। सिर से पैर तक खून से लथपथ, नोल किसी दुर्स्वप्न से कम नहीं था। उसके चांदी जैसे बाल अब गहरे लाल रंग में रंगे हुए थे। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यदि अज़रियल ने उसे लगभग सब कुछ सिखाया, तो क्या ये क्रूरता भी उस शिक्षा का हिस्सा है? उसका मूड और भी खराब हो गया, तथा अपने छोटे भाई को देखने की उसकी इच्छा 10 गुना बढ़ गई। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह कैसा कर रहा है। नोल से आंखें मिलाते हुए उसकी आवाज़ धीमी हो गई, सामान्य से अधिक ठंडी। यहाँ हमारा काम खत्म हो गया, चलो दूसरी मंजिल पर वापस चलें। नोल की मुस्कान और चौड़ी हो गई जब उसने कुछ देर तक उसका निरीक्षण किया। बिल्कुल, मास्टर ने मुझे जो मिशन दिया था वह पूरा हो गया है। जैस्मिन ने सिर हिलाया, उसकी नज़र कैडेटों पर गई, जो उन्हें देखने में बहुत डरे हुए थे। यहाँ रुको, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज़ घृणा से भरी थी, क्योंकि वह उन्हें ठंडी आंखों से देख रही थी। वे उसकी घूरती निगाहों से कांप उठे और भी पीछे हट गए। दयनीय, पहले और दूसरे समूह के बीच इतना अंतर कैसे हो सकता है? वह समझ नहीं पा रही थी कि ये लोग हीरो कैसे बन सकते हैं। वे पहले से ही खून और विश्वासघात को देखकर टूट चुके थे। जब वह उनकी ओर बढ़ी तो उसकी एड़ियों की आवाज़ जोर से हुई, जिसकी आवाज़ बॉस रूम में अशुभ रूप से गूंज उठी। जब वह उनके सामने खड़ी थी, तो हर कैडेट उसकी नज़रों से बचता रहा, उसकी ठंडी, तीखी निगाहों का सामना करने से इनकार करता रहा। उसने अपनी जीभ चटकाए, मेरी तरफ देखो। उसके शब्द धीमे थे, लेकिन वे देवताओं के आदेश जैसे लग रहे थे। कैडेट सिहर उठे, उनके चेहरे और भी पीले पड़ गए जब उन्होंने अनिच्छा से अपना सिर उठाया। वे सिर्फ अज़रियल की बहन के सामने खड़े नहीं थे। नहीं, वे क्रिम्सन वंश की उत्तराधिकारी के सामने खड़े थे, पूर्व की भावी शासक। कई लोग उसकी बर्फीली निगाहों के नीचे जमकर जोर से घुट गए। खड़े हो जाओ, तुम सब मेरे साथ दूसरी मंजिल पर आ रहे हो। नियो जेनेसिस के और सदस्यों से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, और अगर किसी ने मना किया तो मैं खुद तुम्हें अकादमी से निकाल दूंगा। उसके बाद उसकी नज़र नोल की ओर गई, जिसकी मुस्कान और चौड़ी होती गई। मैं नोल को आपसे निपटने का आदेश दूंगा। उनकी निगाहें नोल पर गईं, फिर वापस जैस्मीन पर। उनके चेहरे और भी पीले पड़ गए। धीरे धीरे, एक एक करके, कांपते हुए, वे खड़े हो गए। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। जैस्मिन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और भयभीत हिरन की तरह कैडेट अपनी पीठ सीधी करके सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। उसने संतुष्ट होकर सर हिलाया। अच्छा, अपनी योग्यता साबित करो, मुझे दिखाओ कि तुम इस अकादमी में क्यों आए। ऐसा कहकर वह अपनी एड़ी घुमाने लगी। नोल उसके पीछे पीछे चलने लगा और वे सिंहासन के निकट मंच के केंद्र की ओर चल पड़े। जैस्मिन ने उसकी ओर देखा और नोल ने झुकते हुए सिर हिलाया।
अपनी आंखें बंद करके उसने खून से सना अपना हाथ प्लेटफॉर्म पर दबाया। उनके नीचे के रून नीले रंग की चमक के साथ स्पंदित होने लगे और जंजीरों की खड़खड़ाहट की आवाज़ हवा में गूंजने लगी। तारांकन 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 तारांकन। जैस्मिन ने अपने सामने के दृश्य को देखते हुए पलकें झपकाईं। खैर, ये तो अप्रत्याशित है। उसके बगल से नोल की आवाज़ आई, जो आश्चर्य से भरी हुई थी। उनके पीछे कैडेट्स आगे हो रही अराजकता को देखकर भयभीत हो गए। उसका मुंह फड़क उठा। इस बिंदु पर दूसरा समूह व्यवहारिक रूप से बेकार था। जो कुछ उन्होंने सहा था, उसके बाद यह आश्चर्य की बात नहीं थी। विशेषकर अब, जब वे देख रहे थे कि उनके सामने क्या था, चीखों से भरा एक युद्ध क्षेत्र, जहां कैडेट कंकालों के खिलाफ लड़ रहे थे। इनमें से कुछ मानव आकार के थे, कुछ बहुत पहले मृत शून्य प्राणियों जैसे थे, तथा कुछ तो हवा में उड़ते भी थे। लेकिन अराजकता के बावजूद पहले समूह के कैडेट हार नहीं रहे थे। कोई मौत नजर नहीं आ रही है। ये कुछ असाधारण व्यक्तियों की बदौलत संभव हुआ। उनमें से एक गोरा लड़का था जो जलती हुई तलवार से कंकालों को काट रहा था और उनकी हड्डियां राख में बदल रही थीं। एक और तस्वीर थी, काले बालों वाली एक लड़की जो उसके पीछे खड़ी थी, उसके रूप से सुरक्षित थी जब वह अपना ऑब्सीडियन धनुष चला रही थी। एक चमकदार हरा तीर, जो कि मन से उत्पन्न हुआ था, तैयार था और उसने मशीन की तरह सटीकता से लगातार गोली चलाई। प्रत्येक तीर अचूक सटीकता के साथ उड़ते हुए कंकालों के सिरों को भेदता था, कभी कभी एक साथ कई कंकालों को मार गिराता था। ल्यूमिन और येलेना, उनका समन्वय अविश्वसनीय है, मानो वे अनगिनत बार एक साथ लड़े हों। शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। जैस्मीन ने अपना सिर हिलाया और अंतिम प्रमुख खिलाड़ी पर ध्यान केंद्रित किया। यही कारण था कि कोई भी कैडेट नहीं गिरा था। प्रशिक्षक एलिसिया। जब उसने प्रशिक्षक को एक विशाल सफ़ेद हथौड़ा चलाते हुए कंकालों को टुकड़े टुकड़े करते देखा तो उसकी पलकें झपक गईं। जैस्मिन की नज़र नोल पर गई। जब वह अराजकता को देख रहा था तो उसकी लाल आंखें उत्साह से चमक रही थीं, मानो कोई बच्चा विनाश के उत्सव पर अचंभित हो रहा हो। उसके चेहरे पर नरमी आ गई और वह धीरे से उससे बोली, चलो इसे खत्म करते हैं ताकि हम अज़रियल तक पहुंच सकें। नोल ने तुरंत सिर हिलाया और तेजी से आगे बढ़ गया, अपने पीछे हवा का एक झोंका छोड़ता हुआ। जब उसने अपने बालों को हाथ से पकड़ने की कोशिश की तो वे बिखर गए। जैस्मीन का चेहरा फिर से ठंडा पड़ गया जब उसने पीछे खड़े सदमे में फंसे कैडेटों की ओर देखा। अगर हम उन्हें इस लड़ाई में घसीटेंगे तो क्या वे बोझ के अलावा कुछ नहीं रहेंगे? यह विचार उसके मन में बना रहा, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अंततः वह ऐसा करेगी। वे नहीं मरेंगे, आज नहीं। वे भाग्यशाली हैं कि मैं उनके पास हूँ। पहले तो एकमात्र आवाज़ उनकी सांसों की थी। वे चुपचाप दीवारों से टिककर प्रतीक्षा कर रहे थे। सोलोमन के आने का इंतज़ार कर रहे थे, या शायद किसी और का। खैर, वे इंतज़ार कर रहे थे। उनकी नज़रें आगे के अंधेरे गलियारे पर टिकी थीं, और जब वे प्रतीक्षा कर रहे थे तो स्वाभाविक रूप से उनमें बोरियत पैदा हो गई, जिसके कारण वे बातचीत करने लगे। अज़रियल ने सबसे ज़्यादा बात की, न्यू जेनेसिस के हमले की व्याख्या की और घटनाओं का अपना मनगढ़ंत संस्करण बताया। सेलेस्टिना और वर्जिल ने बहुत कम बात की। भोजन और पानी कोई समस्या नहीं थी, उनके भंडारण रिंगों में बहुत कुछ था, लेकिन बातचीत अंततः बंद हो गई। अज़रियल बीच में बैठा था, उसके दाहिनी ओर वर्जिल और बाईं ओर सेलेस्टिना। सेलेस्टिना ने उसकी ओर आंखें सिकोड़ कर देखा। अज़रियल दीवार के सहारे झुक गया, उसकी आंखें बंद थीं और वह पूरी तरह थका हुआ लग रहा था। यदि वह ईमानदारी से कहे तो उसका रूप भयानक था। वह सिर से पांव तक खून से लथपथ था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और उसका एक हाथ गायब था। कम से कम उसके घाव तो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। वह अभी भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाई थी कि अज़रियल ने बेंसन और उसके आदमियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और जीत हासिल की थी। नहीं, उसे एहसास हुआ, वह कुछ भी नहीं जानती थी। आज जो कुछ भी हो रहा था, उसमें से कुछ भी अब उसे समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा महसूस हुआ कि अज़रियल कुछ छिपा रहा था, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। उसकी निगाहें उसके शरीर पर घूमीं और अंततः एक अजीब दृश्य पर जाकर रुक गईं। वह क्या है? उसकी भौहें सिकुड़ गईं जब वह उसके बाएं हाथ पर टिकी रही। उसकी आस्तीन फटी हुई थी, खून से सनी हुई थी और अंधेरे में गायब हो गई थी। लेकिन अब जब उसने ध्यान दिया तो उसे एक और चीज़ नजर आई, पट्टियाँ। उनका बायां हाथ पट्टियों में कसकर बंधा हुआ था, जिससे त्वचा लगभग खुली नहीं रह रही थी। टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी पट्टियों पर पड़ी और वह उलझन में पलकें झपकाने लगी। उसने उसे पट्टियां लपेटते नहीं देखा था। इसका मतलब ये था कि चोट उनकी लड़ाई से पहले की थी, लेकिन ये भी समझ में नहीं आया। बेंसन द्वारा हमला किए जाने तक अज़रियल ने शून्य काल कोठरी में लड़ाई नहीं लड़ी थी, और बीच में इतनी सावधानी से पट्टी बांधने का कोई समय नहीं था।
वह पूरे समय इन्हें पहने रहा है, शून्य काल कोठरी से पहले भी। यह विचार सुनकर उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह अपना बायां हाथ क्यों ढक रहा था? उसने फिर उसकी ओर देखा, वह अभी भी सो रहा था, या ऐसा ही लग रहा था। पब फ्यूचर एड्स। वर्जिल भी कुछ ऐसी ही हालत में था, आंखें बंद, मुश्किल से हिल डुल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह लड़का अपनी जान पहचान के किसी भी लड़के से ज्यादा सोता था। उसकी नज़रें फिर से अज़रियल की पट्टियों पर गईं। क्या उन्हें असहज नहीं लगेगा? खून से लथपथ और इस तरह उसकी त्वचा से चिपके हुए। शायद वह करीब से देख सके। हो सकता है, बस हो सकता है, पट्टियों में सिर्फ चोट से ज्यादा कुछ था। कुछ ऐसा जो किसी वजह से ठीक नहीं हुआ था। उसके चेहरे पर एक और त्वरित नज़र डालने के बाद वह उसके करीब झुकी, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। किसी कारण से ये गलत लगा, जैसे कोई महत्वपूर्ण नियम तोड़ना या कोई ऐसी चीज़ छिपाने की कोशिश करना जिसे उसे छूना नहीं चाहिए था। इस एहसास ने उसकी धड़कनें तेज कर दी, मानो वह कोई बच्ची हो जिसे अपनी माँ का पसंदीदा फूलदान तोड़ते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। ये तो बस पट्टियां हैं। मैं ऐसी क्यों हूँ? उसका हाथ उसकी बाँह के करीब आ गया, पट्टियों को छूने के लिए तैयार। अचानक वह ठिठक गई। एक ठंडी पकड़ ने उसकी कलाई को जकड़ लिया। उसका सिर दाहिनी ओर झुक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि दो लाल आंखें उसे घूर रही थीं। जिस हाथ को वह खोलने वाली थी, वही अब उसे कसकर पकड़े हुए था। अज़रियल ने उसकी हैरानी भरी अभिव्यक्ति को देखकर पलकें झपकाईं। वे करीब थे, बहुत समीप। उनकी नाकें लगभग छू गईं और वह अपने चेहरे पर उसकी सांस महसूस कर सकती थी। उसने उसकी कलाई पकड़े हुए अपने हाथ की ओर देखा। ओह! उसने धीरे से उसे छोड़ दिया और सेलेस्टिना ने तुरंत खुद को पीछे खींच लिया। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि वह उसे क्षमा याचना भरी नज़रों से देख रही थी। माफ़ कीजिए, आपकी पट्टियाँ असुविधाजनक लग रही थीं, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उन्हें बदल देना चाहिए। उसने जानबूझकर इस बात की जिज्ञासा नहीं जताई कि आखिर उसने उन्हें पहना क्यों था। अज़रियल ने अपने हाथ की ओर देखा, फिर उसके चेहरे की ओर देखा और फिर धीरे से आह भरी। कोई बात नहीं, ये मुझे परेशान नहीं करते। मैं इन्हें बाद में अच्छी तरह धो लूँगा। सेलेस्टिना की जिज्ञासा भड़क उठी और उसने अंततः हार मान ली और पूछा, तुमने इन्हें क्यों पहना है? अज़रियल कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, उसके हाव भाव समझ से परे थे। वह इस एहसास से छुटकारा नहीं पा सकी कि उन पट्टियों में कुछ गड़बड़ है। खासकर इसलिए क्योंकि उसने पहले ही स्वास्थ्य औषधि ले ली थी और उसने उसे ठीक करने के लिए अपनी प्रकाश आत्मीयता का उपयोग किया था। अंततः बोलने से पहले उसकी नज़रें उसकी बाँह की ओर चली गईं, उसकी आवाज़ धीमी थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह एक चोट है। सेलेस्टिना ने भौहें चढ़ाईं और जैसे ही उसने बोलना जारी रखा, उसकी नज़र पुनः पट्टियों पर चली गई। शून्य लोक में मुझे एक चोट लगी थी। दुर्भाग्य से कोई औषधि या उपचारक इसे ठीक नहीं कर सकता। इसलिए मैं इसे बस इन पट्टियों से ढक लेता हूँ। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। ऐसी चोट जो ठीक नहीं हो सकती। कितनी गंभीर है ये? पट्टियों को देखकर उसके मन में एक विचार आया। क्या उन्नत रैंक प्राप्त करना ही इसका इलाज करने के लिए पर्याप्त होगा? लेकिन उसने तुरंत ही इस विचार को खारिज कर दिया। वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह किसी ऐसे चमत्कार के बारे में नहीं जानती थी जो इतनी गंभीर बीमारी को ठीक कर सके, और अज़रियल भी उसके जैसे 4 महान कुलों में से एक था। जो भी संसाधन उसके पास थे, वे उसके पास भी थे। उसने चोट भी नहीं देखी थी और अब उसकी जिज्ञासा अपराधबोध में बदल गई थी। उस सीमा को पार करने का अपराधबोध, जिसका उसे शायद पछतावा हो। उसने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि उसे ऐसा घाव कैसे लगा। अपने विचारों में खोई हुई सेलेस्टिना ने ध्यान नहीं दिया कि वर्जिल ने अपनी आंखें खोल ली थीं और वह भावशून्य भाव से अज़रियल को देख रहा था, जबकि अज़रियल व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुरा रहा था। तारानकन 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 तारानकन। बेटे, मैंने तुम्हें क्या बताया? वह उत्सुक हो जाएगी। अज़रियल ने सेलेस्टिना की ओर देखा, जो अब बैठी नहीं थी। वह वर्जिल से बात कर रही थी, उसकी नज़रें आगे के अंधेरे रास्ते पर टिकी थीं। वह उन्हें दोष नहीं दे सकता था। उसके विपरीत, उनमें अभी भी ऊर्जा थी और वे घायल नहीं थे। इतने लंबे समय तक बेकार बैठे रहना उनके लिए बहुत थका देने वाला था। अज़रियल ने अपनी नज़र रोते हुए कोहरे के निम्न संस्करण लियो पर घुमाई, जो विपरीत दीवार के सहारे बैठा था और अपनी परिचित अस्थिर मुस्कान के साथ अज़रियल को घूर रहा था। अज़रियल ने आह भरी लेकिन चुप रहा। वह सेलेस्टिना और वर्जिल के सामने खुद से बात करते हुए पागल नहीं दिखना चाहता था। इसके बजाय उसने अपनी नज़रें लियो पर गड़ाए रखीं, ये जानते हुए कि वह असहनीय आकृति पहले से ही उसके अधिकांश विचारों का अनुमान लगा सकती है। लियो की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। आह, अब जब मैं ये सोच रहा हूँ तो तुम सचमुच आज मरने वाले हो, है ना?
जिस क्षण वह तुम्हें इस दयनीय अवस्था में देखेगी वह तुम्हें स्वयं मार डालेगी। अज़रियल का चेहरा काला पड़ गया। लियो के ताने ने जैस्मीन के विचारों को जगा दिया, जिसने अब तक नोल से सब कुछ सुन लिया था। अगर जैस्मिन ने उसे इस तरह देखा होता, खून से लथपथ, एक हाथ गायब, वह क्रैडलर का पुनः सामना करना चाहेंगे। उसकी नज़र सेलेस्टिना की पीठ पर गई और उसने निराश होकर चुपचाप आह भरी। एक दिन वह प्रकाश के प्रति अपनी आत्मीयता में इतनी निपुण हो जाएगी कि वह अपने अंगों को खो सकती है और बिना किसी दूसरे विचार के उन्हें पुनर्जीवित कर सकती है। ये भयानक था। कल्पना कीजिए कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे हैं जो हर घाव को भर सकता है, चाहे वह कितना भी गंभीर क्यों न हो, बशर्ते कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त शक्ति हो। लियो ने देखा कि उसके विचार कहाँ चले गए थे और वह मंद मंद हंसने लगा। तुम उससे दूरी बनाने जा रहे हो, है ना? भले ही वह मूर्ख प्रशिक्षक तुम्हारे हाथों मर गया हो, फिर भी तुम उसकी बात सुनते हो। प्रिय, मुझे आश्चर्य है कि कैसा लगता है। अज़रियल की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने रोते हुए कोहरे को देखा। अज़रियल ने सोचा कि यदि लियो जैसे किसी व्यक्ति को कभी प्यार का एहसास हो जाए तो दुनिया सचमुच पागल हो जाएगी। जैसे ही अज़रियल ने अपनी आंखें बंद की, सुरंग में अचानक सन्नाटा छा गया। ये शांतिपूर्ण था, कोई ध्वनि नहीं, केवल उसके अपने विचारों की मंद प्रतिध्वनि। उसके खोए हुए हाथ का दर्द कम हो गया था, हालांकि काल्पनिक दर्द अभी भी बना हुआ था, जो अजीब था लेकिन सहने योग्य था। और तब अज़रियल ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। अभी भी शांति थी, बहुत अधिक शांति। वहाँ शांति क्यों थी? सेलेस्टिना और वर्जिल की बातचीत का क्या हुआ? अपनी आंखें खोलकर उसने लियो को देखा, जो अब मुस्कुरा नहीं रहा था, बल्कि भौहें चढ़ाए खड़ा था और चारों ओर देख रहा था। अज़रियल की नब्ज़ तेज हो गई, उसकी सांसें अचानक भारी हो गईं। उसके चेहरे पर पसीना टपक रहा था। हाँ, उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। उसकी नज़रें कांप उठीं। जब उसने सेलेस्टिना और वर्जिल की तरफ फिर से देखा, वे जमे हुए थे, उनके शरीर पूरी तरह से स्थिर थे। सिर्फ वे ही नहीं थे। अज़रियल की आंखें चौड़ी हो गईं और वह लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ। जैसे ही उसने अपने आप को स्थिर करने के लिए ठंडी पत्थर की दीवार पर अपना हाथ दबाया, उसे मतली की लहर महसूस हुई। उसकी बाहों में रोंगटे खड़े हो गए। दीवारों पर लगी मशालें, वे टिमटिमा नहीं रहे थे। नहीं, वे भी जमे हुए थे। इसका क्या मतलब है, बच्चे? लियो की आवाज़ कड़ी और अस्वाभाविक थी। अज़रियल का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। अब वहाँ केवल वह और लियो ही थे। समय स्वयं रुक गया था। और तब सुरंग में पत्थर पर धातु के रगड़ने की स्पष्ट ध्वनि गूंज रही थी। पत्थर पर किसी नुकीली चीज़ के रगड़ने की आवाज़ अज़रियल के कानों में पड़ी। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग में कीलें गड़ गई हों और उसके गले में सांसें जम गई हों। उसका शरीर अकड़ गया, अपनी जगह पर जकड़ गया। लियो के चेहरे पर घबराहट की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। उसकी सामान्य मुस्कुराहट विकृत होकर मुंह बनाने में बदल गई। उसने अपने दांत भींच लिए, हाथों को मुट्ठी में भींच लिया, जो उसके तनाव का एकमात्र संकेत था। ये ध्वनि उस अंधेरे गलियारे से आ रही थी जहां वर्जिल और सेलेस्टिना खड़े थे, समय में जमे हुए। ऐसा लग रहा था मानो समय ही समाप्त हो गया हो और केवल पत्थर पर धातु के टकराने की दमनकारी, हड्डियां कंपा देने वाली चीख ही शेष रह गई हो। ये वास्तविक नहीं है, ये सब तुम्हारे दिमाग में है, मुझे लगता है, लियो ने धीमी और अनिश्चित आवाज में कहा। यह आश्वस्त करने वाला नहीं था। वास्तव में उसे ये सुनकर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वह व्यक्ति जो हमेशा कुछ न कुछ तीखा बोलता रहता था, इस तरह लड़खड़ा रहा था। अज़रियल स्तब्ध सा खड़ा था। धातु की चीख तेज होती जा रही थी, जो उसके दिल की तेज धड़कन से मेल खा रही थी। हर बार जब वह उसके निकट आता तो भय की एक नई लहर उस पर छा जाती। हटो, मैं क्यों नहीं हिल सकता? उसके शरीर ने उसे मना कर दिया। हर मांसपेशी अपनी जगह पर जकड़ी हुई थी, मानो पत्थर में बदल गई हो। खरोंचने की आवाज करीब आती जा रही थी, बहरा कर देने वाली, उसकी मानसिकता को तार तार करती जा रही थी। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ये बहुत अचानक हुआ, बहुत समझ से परे था। उसके मन में एक क्षणिक आशा कौंधी, सुलेमान। क्या ये सुलेमान हो सकता है? लेकिन नहीं, वह जानता था कि वह नहीं था। कोई कारण नहीं था। मौत से भी अधिक ठंडी ठंड ने उसे जकड़ लिया। जोरान जीता। उसके विचार अराजकता में बदल गए। उसके सिर में खतरे की घंटियां हिंसक रूप से बजने लगीं। उसने सुलेमान पर भरोसा किया था, तैयार, रणनीतिक, अजेय सुलेमान पर। वह हार नहीं सकता था। वह नहीं हार सकता था। फिर भी यहाँ अज़रियल पूरी तरह से शक्तिहीन होकर खड़ा था। खरोंचने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी और अधिक असहनीय होती जा रही थी, जब तक कि उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसके वजन के नीचे उसकी हड्डियां ही टूट जाएंगी। फिर भारी कदमों की आहट सुनाई दी। हर एक कदम जानबूझकर अशुभ अंतिमता की प्रतिध्वनि कर रहा था।
अज़रियल की दिल की धड़कन उन कदमों से मेल खा रही थी जो भी आ रहा था। पब फ्यूचर एड्स। वह पूरी तरह असहाय था। समय रुक गया, वह हिल नहीं सका। कुछ सेकंड ऐसे बीत गए मानो युग बीत गए हों, और फिर गलियारे के घुटन भरे अंधेरे से अंततः एक आकृति उभरी। अज़रियल ने अपनी सांस छोड़ी, उसे पता ही नहीं चला कि वह उसे रोके हुए था। ये बात एक झटके में सामने आई। उसकी आंखें कांपने लगीं, और यहाँ तक कि लियो को भी ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आकृति के काले जूते ठंडे पत्थर पर टकरा रहे थे, प्रत्येक कदम सोच समझकर, धीमा, एक ऐसे भार से भरा हुआ था जिससे अज़रियल को असंभव रूप से छोटा महसूस हो रहा था। छायादार वस्त्र आकृति के ऊपर शून्य की तरह लटका हुआ था, उसका चेहरा एक भारी हुड के नीचे छिपा हुआ था। लेकिन यह आकृति की उपस्थिति नहीं थी जिसने अज़रियल की रीढ़ की हड्डी में बर्फ जमा दी। ये वही था जो वह ले गया। ... एक दरांती। यह कोई साधारण दरांती नहीं, बल्कि एक राक्षसी हथियार है जो शुद्ध रात्रि से निर्मित है। ब्लेड जो कि असंभव रूप से काला था, अपने चारों ओर के प्रकाश को निगलता हुआ प्रतीत हो रहा था, तथा हवा को इस प्रकार मोड़ रहा था मानो वह जीवित हो। इसका नुकीला किनारा एक बीमार चमक के साथ चमक रहा था, जैसे कि इसने अनगिनत आत्माओं का स्वाद चखा हो और अधिक के लिए प्यासा हो। अज़रियल का खून बर्फ में बदल गया। वह मौत को ही घूर रहा था। वह आकृति अज़रियल के सामने आकर रुक गई और उसके ऊपर मंडराने लगी। वे एक ही ऊंचाई के थे, और फिर मानो दुनिया को उसके कब्जे से और भी दूर ले जाना हो। आकृति का चेहरा दिखाई देने लगा। बच्चा। अज़रियल का दिमाग खाली हो गया। लियो की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह शब्द ब्रैट अज़रियल के लिए नहीं था। नहीं, यह अज़रियल के सामने खड़ी आकृति के लिए था। एक आंकड़ा, अज़रियल का चेहरा पहने हुए। अज़रियल ने स्वयं के सामने देखते हुए कहा। फिर भी वह नहीं था। यह उसका चेहरा था, लेकिन अधिक पुराना, अधिक परिष्कृत, अधिक परिपूर्ण। उस आकृति की हर गतिविधि से असीम नियंत्रण और असीम शक्ति का आभास मिलता था। उसकी लाल आंखें अज़रियल पर ईश्वरीय शीतलता से झुकी हुई थीं, मानो उसे किसी ऐसी चीज से तौल रही हो जो उसकी समझ से परे हो। अज़रियल को असंभव रूप से छोटा महसूस हुआ। इतना छोटा, मानो उसके सामने एक विशालकाय आकृति हो, जिसका हाथ इतना बड़ा हो कि वह संसार को कुचल सके, और उसकी निगाहें लाल सूर्य की तरह दहक रही हों। वह कितनी देर से घूर रहा था? सेकंड, घंटे, दिन। यह अज़रियल स्वयं को नहीं देख रहा था, वह अज़रियल को देख रहा था। एक छोटा सा किंतु बहुत बड़ा बदलाव, जिसने अज़रियल को उसकी अचंभे की स्थिति से बाहर निकाल दिया। वह आकृति, दूसरा अज़रियल, सबसे पहले हिलने लगी। उसने अपना सिर लियो की ओर घुमाया, जो स्तब्ध, हतप्रभ खड़ा था और उसे घूर रहा था। और फिर एक ऐसे अधिकार के साथ कि हवा हिल गई, वह आकृति बोली, आप बहुत देर तक रुके हैं, अब आपके लौटने का समय हो गया है। आवाज गहरी खाई से भी अधिक ठंडी थी, प्रत्येक शब्द में एक निर्विवाद सत्य का भार था, मानो ब्रह्मांड के सारे नियम बोल दिए गए हों। कोई अवज्ञा नहीं थी, कोई खंडन नहीं था, कोई इनकार नहीं था। लियो विरोध नहीं कर सका। आकृति के हाथ की एक लहर से लियो का रूप झिलमिलाने लगा, ठीक उसी तरह जैसे पहले उसके हाथ झिलमिलाते थे। लेकिन अब यह उसका पूरा शरीर था। क्या? लियो की आवाज विकृत, गड़बड़, टूटी हुई वास्तविकता की तरह थी। उसने अपनी नज़र अज़रियल की ओर घुमाई, उसका चेहरा भय से भरा हुआ था। अज़रियल भी सदमे में जम गया और केवल लियो के विकृत रूप को देख सका, और फिर वह जा चुका था। ऐसे ही वह घृणित, पीड़ादायक व्यक्ति जिससे अज़रियल खुद को छुटकारा दिलाना चाहता था, चला गया। अज़रियल धीरे धीरे उस आकृति की ओर मुड़ा, जिसका चेहरा उसके होंठों से कांप रहा था। कैसे? वह आकृति उसे भावशून्य और उदासीन भाव से देख रही थी, अपना सिर थोड़ा झुकाए हुए, मानो अज़रियल की आत्मा का अध्ययन कर रही हो। उसे ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस प्राणी से छिपा हो। सब कुछ अपेक्षा से अधिक तेजी से हुआ, आकृति ने सोचा। उसकी आवाज़ ठंडी और अलग थी। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी योजना सफल रही? उसकी लाल आंखें अज़रियल की आंखों से टकरा गईं, और अज़रियल अपनी नज़रें हटाने में असमर्थ हो गया। उसके अस्तित्व का हर अंग उन आंखों के सामने नंगा हो गया। आप भ्रमित हैं। उसके स्वर में एक अजीब सी समझ थी। ये सामान्य बात है, मैं भी एक बार उलझन में पड़ गया था, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस याद रखना है। याद करना। अज़रियल का दिमाग तेजी से घूम रहा था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। वह आकृति, उसका दूसरा रूप, ने सिर हिलाया, मानो उस एक शब्द ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया हो। याद रखो, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें बस इतना ही करना है। और बिना एक पल भी सोचे, उस आकृति ने अपनी दरांती उठा ली। अज़रियल की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। कर रुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
दरांती तेजी से और अपरिहार्य रूप से नीचे आए और भयावह अंतिमता के साथ हवा को चीरती हुई चली गई। और जैसे ही वह नीचे उतरा, केवल एक अंतिम वाक्य अज़रियल के कानों तक पहुंचा, जिसमें पूर्ण सत्य का भार था। अपने रास्ते से फिर कभी मत भटकना। दुनिया अंधकार में हो गई। उर्क! अज़रियल के शरीर में एक तीव्र, जलनकारी दर्द फूट पड़ा। उसने स्वयं को ठंडी पत्थर की दीवार के सहारे गिरा हुआ पाया। उसकी हर मांसपेशी अकड़ गई थी, मानो उसके फेफड़ों से हवा खींच ली गई हो। उसका दिल बैठ गया। पीड़ा जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे वह अंधा हो गया। वह फर्श पर गिर पड़ा, उसका शरीर हिंसक रूप से ऐंठ रहा था। एओक! उसके मुंह से खून की धारा बह निकली, जिससे उसके नीचे का पत्थर रंग गया, तथा उसकी आंखें रक्त से भर गईं, बड़ी हो गईं और उनमें से कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। अज़रियल, नर्क, वर्जिल और सेलेस्टिना, जो कुछ क्षण पहले ही जमे हुए थे, अचानक हरकत में आ गए और उसकी ओर दौड़ पड़े। अज़रियल का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था, उसकी त्वचा भूतिया हो गई थी, जीवनहीन हो गई थी। उसका शरीर जोर से जमीन से टकराया, उसकी मांसपेशियों में अनियंत्रित ऐंठन के साथ ही धमाके की आवाज़ गूंज उठी। अज़रियल का मन उस असहनीय पीड़ा से अभिभूत था जो उसके अंदर बह रही थी। वह सोच नहीं पा रहा था, वह बस सह सकता था। दांत पीसते हुए, उसका ध्यान उस जलती हुई, बेरहम पीड़ा पर केंद्रित था जो उसे भीतर से खा रही थी। अज़रियल, क्या हो रहा है? सेलेस्टिना घुटनों के बल बैठ गई। उसे अपनी तरफ ले आओ, अभी! वर्जिल ने अज़रियल को पकड़ लिया और उसे करवट पर लिटा दिया, तथा उसके कांपते शरीर को स्थिर करने का प्रयास किया। अज़रियल की आंखें तेजी से घूम गईं और वेरगिल पर टिक गईं। उसका हाथ कांपते हुए वर्जिल की बांह पर आ गया और उसने अपनी आखिरी ताकत से उसे भींच लिया। वर्जिल स्तब्ध रह गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं मानो उसने कुछ अनकही बात समझ ली हो। बिना किसी हिचकिचाहट के वर्जिल ने अपना हाथ अज़रियल के सिर पर रख दिया, उसका जबड़ा कस गया। अचानक अज़रियल में ठंड की लहर दौड़ गई, जिससे उसके अंदर की आग सुन्न हो गई। उसकी चेतना टिमटिमा रही थी, दृष्टि धुंधली हो रही थी, उसके आसपास का वातावरण धुंधला हो रहा था, धुंधला कमरा मुड़ रहा था और विकृत हो रहा था। और फिर सब कुछ अंधकार में हो गया। तारानकन, 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 तारानकन। सेलेस्टिना अज़रियल को घूर रही थी, जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था और सदमे में था। ये सब अचानक हुआ था। कुछ ही पल पहले वह वर्जिल से बात कर रही थी कि उन्हें यहीं रुकना चाहिए या नहीं, और फिर अगले ही पल अज़रियल को ऐंठन होने लगी, खून की खांसी होने लगी, मानो उसे अंदर से चीर दिया गया हो। उसने उसके चारों ओर जमा खून पर नज़र डाली, जो अभी भी ताज़ा और गर्म था। उसका चेहरा मौत सा पीला, उसकी सांसें उथली। ये किसने क्या किया? आसपास कोई नहीं था, कोई साया नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कुछ भी नहीं। वर्जिल ने जोर से खांसते हुए अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखें अंधेरी हो गईं। उसे बेहोश करना कोई मुश्किल काम नहीं था, वर्जिल ने भारी आवाज में कहा। उसकी मानसिक सुरक्षा खत्म हो चुकी थी, पूरी तरह से। सेलेस्टिना की भौहें सिकुड़ गईं। मानसिक हमला। वर्जिल ने अपना सिर हिलाया। उसका गंभीर चेहरा और भी गहरा हो गया। मेरे पास कोई सुराग नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों बेचैन थे। अगर हमला था तो सिर्फ अज़रियल पर ही क्यों? वह सबसे अधिक घायल हुआ था, ये तो निश्चित है, लेकिन इससे कुछ भी स्पष्ट नहीं होता। अंततः सेलेस्टिना ने आह भरी और अज़रियल के करीब पहुंच गई। हमें उसका चेहरा थोड़ा सा साफ करना चाहिए, वह गंदगी और खून से सना हुआ था। वर्जिल ने गंभीरता से सिर हिलाया। हमें उसे स्वास्थ्यवर्धक औषधि भी खिलानी चाहिए ताकि वह सुरक्षित रहे। वर्जिल की बातें सुनकर सेलेस्टिना हिचकिचाई। उसने अज़रियल को गौर से देखा, अपने विकल्पों पर विचार किया, फिर अपने होंठ काटे और एक ऐसा निर्णय लिया जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था कि वह कभी निर्णय लेगी। तारानकन, 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 तारानकन। उफ! अज़रियल के मुंह से कराह निकली। अपनी आंखें थोड़ी सी खोलकर देखने पर उसे धुंधलापन महसूस हुआ। कुछ बार पलकें झपकाने के बाद वह इतनी तेज हो गई कि वह होश में आ गया। उसने महसूस किया कि उसके सिर का पिछला हिस्सा किसी नर्म चीज से दबा हुआ है, मानो उसका पूरा शरीर किसी गर्म कंबल में लिपटा हुआ हो। फिर से पलकें झपकते ही अज़रियल की नज़र एक लड़की पर पड़ी जिसके चांदी जैसे बाल खून से सने हुए थे। उसकी ग्रे आंखें उस पर गहराई से केंद्रित थीं। उसके दोनों हाथ उसकी छाती पर दबे हुए थे, जिससे एक नर्म सफ़ेद चमक निकल रही थी। सेलेस्टिना। बिना सोचे समझे उसका नाम उसके होठों से निकल गया और उसका सिर उसके चेहरे की ओर झुक गया, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम जाग रहे हो, वह राहत महसूस कर रही थी। अपनी स्थिति को समझते हुए अज़रियल ने एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर देखा। अगर यह मेरे जीवन का कोई और पल होता तो मैं बहुत खुश होता। दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। सेलेस्टिना ने अपने हाथ उसकी छाती से हटा लिए और सफ़ेद चमक गायब हो गई।
जैसे ही ऐसा हुआ, कंबल का आरामदायक एहसास गायब हो गया। अपनी निराशा को छिपाते हुए अज़रियल ने धीरे धीरे अपने आप को एक हाथ से ठंडे फर्श पर ऊपर धकेला, जबकि सेलेस्टिना ने उसका दाहिना हाथ पकड़ रखा था जो कलाई पर समाप्त हो गया था। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? अज़रियल को अब भी ऐसा लग रहा था कि वह वास्तव में यहाँ नहीं है। ईमानदारी से कहूँ तो जब उसे याद आया कि क्या हुआ था तो उसे सब कुछ एक दूर का सपना सा लगा। लेकिन कमरे में चारों ओर नज़र घुमाते हुए उसने देखा कि वर्जिल दीवार के सहारे झुका हुआ है, उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है और सेलेस्टिना उसे सहारा दे रही है। लेकिन लियो वहाँ नहीं था, रोने वाला कोहरा गायब हो गया था। अज़रियल ने गंभीर भाव से सेलेस्टिना की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... मुझे पता नहीं है। सच में उसे कुछ पता ही नहीं था कि क्या हुआ था, शायद बाद में, पर अभी नहीं। उसका मन बिल्कुल असंयत था, वह पूरी तरह थक चुका था। उसका जवाब सुनकर सेलेस्टिना और वर्जिल ने एक दूसरे को गहरी निगाहों से देखा। भले ही अज़रियल को ये पता ना हो कि क्या हुआ था, फिर भी इससे उन्हें कोई राहत नहीं मिली। मैं कितनी देर के लिए बाहर था? अज़रियल ने पूछा। वर्जिल उसके पास आया। 1 घंटा, कम या ज़्यादा। उसकी बात सुनकर अज़रियल की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। उसने अपना सिर सेलेस्टिना की ओर घुमाया। तुम 1 घंटे तक लगातार मुझ पर अपना मन प्रयोग कर रहे थे। सेलेस्टिना ने उलझन में पलकें झपकाईं, फिर सिर हिलाया। आपने बहुत अधिक स्वास्थ्यवर्धक औषधियाँ पी ली थीं, इसलिए यही सबसे सुरक्षित उपाय था। अज़रियल के पास इस बारे में कहने को बहुत कुछ था। अगर उन पर हमला हुआ होता तो क्या होता? तब क्या होता? अब क्या होता है? उनके पास लड़ने के लिए केवल वर्जिल बचा था जो तकनीकी रूप से तीनों में सबसे कमज़ोर था। लेकिन अंत में अज़रियल शिकायत नहीं कर सका, उसने ये सब उसके लिए किया था। वास्तव में उसे कृतज्ञता के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, साथ ही एक अपराध बोध भी हुआ जब उसने आह भरी। उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद। सेलेस्टिना के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। बिल्कुल। वर्जिल की ओर अपना सिर घुमाते हुए अज़रियल ने अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, अंधेरे गलियारे से एक और आवाज़ गूंज उठी। लगता है आप चाहे कुछ भी कर लें, आपको आराम नहीं मिलेगा। पैरों की आहट गूंजने के बाद छाया से एक आकृति उभरी। सोलोमन। वह अंततः यहाँ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसका रंग अस्वस्थ लग रहा था, उसकी नाक, मुंह और यहाँ तक कि उसकी आंखों पर भी सूखा खून लगा हुआ था। तीनों ही ठिठक गए, सुलेमान के कारण नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के कारण जिसे वह रेत की थैली की तरह अपने पीछे घसीट रहा था। ज़ोरान, लेकिन कम से कम उसमें क्या बचा था? गुफा में अज़रियल ने जो गर्वित आकृति देखी थी, उसकी तुलना में उसकी आंखों के सामने जो था, वह मात्र एक खोल था। उसके पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे और आंखें भी नहीं थीं। खून उसके चेहरे और बालों पर लगा था, जिससे उसका काला सूट भी दागदार हो गया था। कम से कम उसकी आस्तीनें तो ढकी हुई थीं जो उसके गायब अंगों को छुपा रही थीं। ज़ोरान को देखते ही अज़रियल को उल्टी जैसा महसूस हुआ। वर्जिल ने अपनी जीभ चटकाते हुए अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया, उसका चेहरा घृणा से विकृत हो गया। सेलेस्टिना का चेहरा भी उदास हो गया और उसने दूसरी ओर देखा। ये बहुत ज़्यादा था। अंत में अज़रियल ने भी दूसरी ओर देखा, उसकी नज़रें सोलोमन से मिलीं, जिसने एक अस्थिर मुस्कान के साथ उसकी नज़र का जवाब दिया, जो उसकी उपस्थिति के बावजूद और चौड़ी होती गई। तुम बकवास की तरह लग रहे हो।